तो क्या हाल चाल भाई लोग। तो फाइनली गाइस, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि यार एक मैं स्पेशल क्लास लूंगा ऑर्गेनिक टेस्ट पे, तो आज वो क्लास आ गई है। एक परफेक्ट टाइम आ गया है उस क्लास को लेने का। तो आज यार हम बात करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन पेयर ऑफ कंपाउंड्स, कि दो कंपाउंड्स को हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, जिनको हम ऑर्गेनिक टेस्ट भी कहते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा अनसैचुरेशन टेस्ट होता है एक अपने सिलेबस में, लुकास टेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है ना, आइसोसाइनाइड टेस्ट सुना होगा, टोलन टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, और ऐसे बहुत से टेस्ट हैं जिसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। कोई भी एग्जाम हो जाए, नो मैटर कि वो जेई मेंस है, कि जेई एडवांस है, कि नीट है, सब में इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक टेस्ट से क्वेश्चन आता ही रहता है, लगभग हर साल ही क्वेश्चन इस पे आता रहता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इस पे एक स्पेशल क्लास आज हम लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करो, अपनी आंखें बंद करो, पूरी एनर्जी अंदर इकट्ठी करो और शुरू हो जाओ। तो गाइस चलो शुरू करते हैं। तो देखो बहुत ही आराम से चलेंगे, बहुत जल्दी खत्म कर देंगे, वो बिल्कुल परफेक्ट वे में पूरा एक्सपोजर के साथ चलेंगे कि कोई भी पॉइंट मिस ना हो जाए, हमेशा की तरह, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं अनसैचुरेशन टेस्ट के बारे में, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट देखो अनसैचुरेटेड हाइड्रो, गाइस आपने हाइड्रोकार्बन्स में किया होगा 11th क्लास में, अगर नहीं याद है तो बता देता हूं। दो टाइप के हाइड्रोकार्बन्स होते थे, एक सैचुरेटेड और एक अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स रिप्रेजेंट हो, जैसे कि अल्केन में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड्स ही होते हैं, तो उनको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जैसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले हाइड्रोकार्बन, जैसे अल्कीन्स और अल्काइंस जो है वो अपने क्या होते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अनसैचुरेशन टेस्ट का मतलब क्या, कि ए टेस्ट हमें बताता है कि किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है कि नहीं, ठीक है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है कि नहीं। क्लियर है बात। तो देखो देखते हैं क्या है अनसैचुरेशन टेस्ट में। देखो जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, तब इसकी अगर हम ब्रोमीन से, ठीक है ना, ब्रोमीन से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। गाइस ब्रोमीन जो होती है, ब्रोमीन गैस जो होती है ब्राउन कलर की होती है। कौन से कलर की होती है, ब्राउन कलर की, ठीक है, याद रखेंगे इसको। वैसे मैं आपको इनऑर्गेनिक में कराऊंगा, तो अभी याद रखना कि ये ब्राउन कलर की होती है, ठीक है ना। तो क्या होता है गाइस, जब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, जब ब्रोमीन से रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तब आपका एक कंपाउंड बनता है जो कि कलरलेस होता है। मतलब क्या समझे इधर से, इनको टेस्ट क्यों बोलते हैं गाइस, क्योंकि देखो पहले जो अपना सोल्यूशन था, पहले अपने रिएक्टेंट में क्या था कि हमें ब्राउन कलर दिख रहा था, लेकिन जब रिएक्शन हो जाएगी तब फाइनली आपको क्या दिखेगा, कलरलेस हो गया। कि मतलब पहले आपको दिखेगा, पहले आपने लिया बीकर में लिया या किसी भी एक आइसोलेटेड सिस्टम में आपने रिएक्शन कराई, तो उसमें आप पहले देखा कि आपके पास ब्राउन कलर का कोई सब्सटेंस है। तो बाद में आपने देखा जब रिएक्शन हुई तो उसका ब्राउन कलर डिसअपीयर हो गया, मतलब कलरलेस हो गया। तो ये टेस्ट होते हैं, तो इससे हमें पता लगता है। और गाइस ब्रोमीन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड पे ही अटैक करता है। देखो अल्केन पे ए रिएक्शन नहीं होती, मतलब अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड हो तो ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 अटैक करके टेस्ट नहीं शो करता कि ब्राउन से कलरलेस में कन्वर्ट हो जाए। तो जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तभी ये टेस्ट होता है, इसलिए इसको बोला गया अनसैचुरेशन टेस्ट, क्योंकि ये टेस्ट हमें इंडिकेशन देता है कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन है कि नहीं है। क्लियर है बात। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हो गए, तो ब्रोमीन से रिएक्ट करके इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 एक कलरलेस कंपाउंड देता है, जिससे टेस्ट को हम बता पाते हैं। जैसे देखो मैंने एग्जांपल ली है, जैसे देखो पहली एग्जांपल ले है, तो देखो ब्रोमीन का अटैक कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो आपको पता है ब्रोमीन बस अटैक कर लेगा। देखो एक ब्रोमीन आपका इधर लग जाएगा, एक ब्रोमीन आपका इधर लग जाएगा एंटी पोजीशंस में, तो ये आपका कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। तो बस इससे आपको क्या पता लगता है, मतलब क्या है, ए अनसैचुरेशन टेस्ट की एग्जांपल्स हैं। तो मतलब जब आप एक्चुअल में क्या होता है ना, जब आप कहीं बीकर लेते हो तो उसमें आप रिएक्शन कराते हो। आप जैसे आपके पास कोई एक मिक्सचर, मान लो आपके पास एक थैला है, ठीक है ना, एक मान लो पॉकेट है आपके पास, ठीक है, लिफाफा है। लिफाफे में अगर मान लो
पहले हमने अल्केन डाल दिया, सपोज हमने पहले क्या डाल दिया, अल्केन मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है, हमने डाल दिया। उसमें थैले में अपने कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड डाले कंपाउंड्स हैं, अल्केन्स हैं। तो उसमें अगर आप ब्रोमीन गैस डालो, ब्रोमीन गैस आपके पास ब्राउन कलर की है, ब्रोमीन गैस आपके पास ब्राउन कलर की है, तो उसको जब आप थैले में डालोगे तो अगर, क्योंकि अब अल्केन है इधर, अल्केन में जब डालोगे तो कलर चेंज नहीं करेगी, ब्राउन की ब्राउन कलर में ही वो रहेगी। लेकिन अगर थैले में अल्कीन हो या अल्काइन हो, जैसे थैला है आपके पास, थैले में अल्कीन रखी हुई है, ठीक है, थैले में अल्कीन या अल्काइन रखा हुआ है, डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन, तो उसमें अगर आपके पास अब ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन गैस ब्राउन कलर की आपको दिख रही है, तो जब उसको आप थैले में डालोगे तो कुछ टाइम बाद वो कलरलेस हो जाएगी। कुछ टाइम बाद जो थैले में ब्रोमीन गैस जब जाएगी तो क्या करेगी, अल्कीन से या अल्काइन से रिएक्ट करके कलरलेस कंपाउंड बना देगी, तो उसका कलर जो ब्राउन कलर था पहले वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो उस चीज से हमें पता लगता है कि जब उसका कलर अगर डिसअपेयर हो जा रहा है तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा थैले में अपना या तो अल्कीन है या अल्काइन है। उससे एक क्लियर हो जाता है कि अल्केन नहीं है, थैले में या तो अल्कीन है या अल्काइन है। ठीक है, एक बात क्लियर है, बहुत सिंपल सी एग्जांपल से समझाया, ठीक है ना। तो आपका ये होगा ब्राउन कलर डिसअपेयर हो जाएगा, कलरलेस कंपाउंड आपका बन जाएगा, ब्रोमीन की एडिशन हो जाएगी, एंटी एडिशन हो जाती है, ठीक है, आपको कराया हुआ है चीज को, ठीक है ना। इसी तरह अल्काइन में भी ये रिएक्शन भी आपको वैसे मैं करा चुका हूं, बस आप इस टाइम एज ए टेस्ट की फॉर्म में करा रहा हूं। तो बस अल्काइन में भी क्या होगा, पहले एक बार Br लगेंगे, एक बार Br लगे, देखो पहले एक बार Br इधर लगा, देखो Br2 एक बार लगा, कैसे, एक इधर लगा Br, एक इधर लगा, डबल बॉन्ड आ गया था, तो डबल बॉन्ड आ गया था तो एक बार फिर Br2 लगेगा, तो एक बार Br इधर आएगा, एक बार Br इधर आएगा, तो आपका ए भी कलरलेस कंपाउंड बन जाएगा। सिंपल सी बात है, क्लियर है गाइस, ठीक है। अनसैचुरेशन टेस्ट क्लियर है कि कैसे क्या हो रहा है, बस ब्राउन कलर डिसअपेयर जब हो जाए, कलरलेस हो जाए, ठीक है, ब्राउन कलर जब डिसअपेयर हो जाए तो समझ जाना कि उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, दैट्स ऑल, क्लियर है, ठीक है ना। तो हमने ब्रोमीन टेस्ट के देख लिया है ना, अनसैचुरेशन टेस्ट पहला वाला देख लिया। एक दूसरा वे भी है डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को इंडिकेट करने का। देखो दूसरा वे क्या है, दूसरा ये है कि डबल बॉन्डेड कार्बन है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन की आप रिएक्शन करा दो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4। कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 क्या होता था बताया है मैंने आपको, प्लीज याद करो और बोलो क्या होता था, बेयर्स रीजन। क्या होता था, बेयर्स रीजन। क्या करता था कोल्ड अल्कलाइन KMnO4, क्या करता था, डाई हाइड्रोक्सिलेशन, मतलब दो OH ग्रुप लगा देता था एडजेसेंट कार्बन पे, डबल बॉन्डेड कार्बन पे। आई होप आपको याद हो, अगर जिसने मेरी ऑर्गेनिक की सीरीज देखी है तो बस करते जा रहा होगा, ठीक है ना। तो आज आपको एक नॉलेज और ऐड अप करता हूं। बेयर्स रीजन गाइस क्या होता है, पिंक कलर का होता है। कौन से कलर का, पिंक कलर का, गुलाबी आंखें, ठीक है ना। तो पिंक कलर का होता है। तो देखो क्या होता है, जब डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो जो होता है, तब जब वो कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्ट करता है तब आपको क्या देता है, ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। मतलब पिंक कलर चेंज हो जाता है ब्राउन कलर में। जब पिंक कलर ब्राउन कलर में चेंज हो जाए तब भी आप कह सकते हो कि हाँ भाई उस थैले में, वैसे थैला ले लेता हो तो थोड़ा रिलेटेबल लगता है, ठीक है ना, इंडियन से हम, तो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की इंडिकेशन मिल जाती है कि अगर पिंक कलर ब्राउन में चेंज हो रहा है तो समझ जाना भाई साहब कि उधर या तो उस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या तो ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर है बात। जैसे एग्जांपल देख लो प्यारी सी, देखो जैसे आपके पास एग्जांपल है, इसकी नेमिंग बताओ क्या है, ठीक है, इसकी नेमिंग क्या है, बुटीन, ठीक है ना, बुटीन या 1-इन भी बोल सकते हो, जैसी आपकी मर्जी। तो इसकी जब आप कोल्ड KMnO4 से रिएक्शन कराओगे, कोल्ड अल्कलाइन KMnO4 या कोल्ड KMnO4 भी लिख देते हैं, तो पिंक कलर का होता है वो, ठीक है। एक आज एक नॉलेज और ऐड अप हुई बेयर्स रीजन में कि कौन से कलर का होता है, पिंक कलर का। तो पिंक कलर का होता है तो क्या करेगा, डाई हाइड्रोक्सिलेशन कर देगा, OH, देखो बस डबल बॉन्ड वाले जो दोनों कार्बन है उसमें बस दोनों में OH लगा देगा, कराया हुआ है आपको, ठीक है, बस OH लगा देगा। और कैसी एडिशन करता है ये भी बताया था आपको मैंने, कैसी एडिशन करता है, सिन एडिशन करता है। कैसी एडिशन, सिन एडिशन। तो सिन एडिशन कर देगा तो ये लग गया, और साथ में आपको MnO2 का एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है, MnO2 का एक ब्राउन प्रेसिपिटेट मिलता है। तो इससे क्लियर हो जाता है जब पिंक कलर अपना फाइनली ब्राउन कलर में चेंज होता है तब हमें पता लग जाता है कि जनाब
इसमें जो अपने पास कंपाउंड हमने थैले में जो लिया है वो या होता है या तो उसमें डबल बॉन्डेड कार्बन्स हैं या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन्स हैं। तो ये दो टेस्ट थे अनसैचुरेशन के कि जिससे आप इंडिकेट कर सकते हो कि कंपाउंड में अनसैचुरेशन प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। ठीक है, पहला क्या है ब्रोमीन का टैग, दूसरा बेयर्स रीजन के साथ। ठीक है, क्लियर है बात। दोनों चीजें वैसे आपको करा चुका था, बस इस बार एज ए टेस्ट के फॉर्म में करा रहा हूं, एज ए कलर की नॉलेज के तौर पे करा रहा हूं कि जब पिंक कलर से ब्राउन कलर कन्वर्ट हो तो समझ जाना कि ये काम हो रहा है। ठीक है, तो अब सेकंड टेस्ट की बात करते हैं। सेकंड टेस्ट क्या है गाइस? लुकास टेस्ट। बहुत सिंपल सा टेस्ट है, बहुत प्यारा सा टेस्ट है। देखो लुकास टेस्ट क्या है। देखो लुकास टेस्ट से पहले बातें समझ लेते हैं लुकास रीजेंट के बारे में कि लुकास रीजेंट क्या होता है। ठीक है, लुकास ही मैं बोलता हूं, अगर इसी वक्त प्रोनाउंसिएशन कुछ और हुई तो आप देख लेना। ठीक है ना, हमारे टीचर लुकास ही बोलते थे तो मैं भी वही बोल रहा हूं। ठीक है, लेकिन मुझे कभी कभी लगता है कि मैं गलत तो नहीं बोल रहा हूं इसको। चलो कोई बात नहीं, हम कौन से इंग्लिश के स्टूडेंट हैं। तो लुकास रीजेंट की बात करते हैं। तो लुकास रीजेंट क्या होता है? एनहाइड्रस ZnCl2 प्लस कंसंट्रेटेड HCl। ठीक है ना, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड प्लस कंसंट्रेटेड हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है ना, तो ये अपना होता है लुकास रीजेंट। तो देखो लुकास, पहली बात तो लुकास रीजेंट आज से याद रखना है हमने कि ये होता है अपना लुकास रीजेंट। जहां भी ये दिखे समझ जाना कि लुकास रीजेंट है। तो जैसी ये दिखे तो आपको पता होना चाहिए लुकास रीजेंट है। जैसी देखो, जैसी आप मेरी शक्ल देखते हो तो आपके माइंड में आता ना कि दलजीत राजपूत है, तो वैसे ही जैसे आप देखो तो वैसे ही क्लियर होना चाहिए कि लुकास रीजेंट है। क्लियर है बात? लुकास टेस्ट देखो किस लिए यूज होता है। लुकास टेस्ट गाइस हम यूज करते हैं सेपरेट करने के लिए 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल्स को, कि ये बताना हो कि वो जो अपने पास थैले में 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री अल्कोहल है कि 3 डिग्री अल्कोहल है, उसके लिए लुकास टेस्ट यूज होता है। क्लियर है बात? देखो कैसे, जैसे देखो पहले मैंने लिया 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल की अगर लुकास रीजन के साथ अटैक कराएं, ठीक है ना, लुकास रीजन के साथ रिएक्शन कराएं, रूम टेम्परेचर हमने रखा हुआ है प्यारा सा, तो बस आपको भी पता क्या होगा इधर SN1 मैकेनिज्म फॉलो होगा। ठीक है, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा तो OH बॉन्ड, OH की जगह बस क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो बस आपका ये हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन हो जाएगी, आपका Cl लग जाएगा। तो ए तो बना। ठीक है, तो इस बनने से क्या हुआ गाइस? आप जो पहली बात, ए रिएक्शन आपको पता है बहुत जल्दी होगी क्योंकि 3 डिग्री है, 3 डिग्री में SN1 मैकेनिज्म जल्दी होता है, तो ए रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, तो इमीडिएटली रिएक्शन होती है। ए रिएक्शन कैसे होती है? बहुत जल्दी हो जाती है, तुरंत हो जाती है। और गाइस ये जब रिएक्शन होती है तो फाइनली हमें क्लाउडनेस अपेयर होती है कि ना, बादल की तरह, क्लाउडनेस जैसे धुएं की तरह, फ्यूम्स की तरह। इसको टर्बिडिटी भी बोल देते हैं, टर्बिडिटी। ठीक है, कि जब ये रिएक्शन होती है तो हमें टर्बिडिटी शो होती है, मतलब क्लाउडनेस। जब ये रिएक्शन होती है ना, जब ये रिएक्शन होती है तब आपको, जैसे आपके पास अल्कोहल है, अल्कोहल का अगर मेरे पास अभी लैब होती तो आपको दिखाता भी, मैंने देखा हुआ है। तो अल्कोहल, जैसे आपने कोई एक ट्यूब ली, गिलास ट्यूब ली, उसके अंदर आपने अल्कोहल डाला हुआ है, ठीक है, अल्कोहल है उसमें। अगर उसमें आप लुकास रीजन डाल दो, उसमें अब आपके पास ट्यूब है, देखो आपके पास एक प्यारी सी गिलास ट्यूब है ना, इसके अंदर आपका अल्कोहल है, अब इसमें आप अगर लुकास रीजन डाल दो तब क्या होगा? देखो मैंने क्या बताया, इमीडिएटली। तो पहली बात तो रिएक्शन इमीडिएटली हो जाएगी, और दूसरी बात ना, इधर व्हाइट कुछ धुआं जैसा दिखने लगेगा, व्हाइट फ्यूम्स, या उसको टर्बिडिटी भी कभी यूज कर देते हैं, टर्बिडिटी वर्ड भी यूज कर लेते हैं, या व्हाइट क्लाउडनेस भी कह देते हैं, बादल की तरह हो जाता है। ठीक है, इधर व्हाइट फ्यूम्स से अपेयर होने लग जाते हैं, व्हाइट से पीपीटी बनने लग जाते हैं। तो इससे हमें पता लगता है कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री की 1 डिग्री। पहली बात तो इतना क्लियर है कि जब अल्कोहल्स लुकास रीजन से रिएक्ट करते हैं तो व्हाइट कलर की क्लाउडनेस अपेयर होती है। ठीक है, या टर्बिडिटी भी कह देते हैं, तो वो अपेयर होती है। अब बस उसके टाइमिंग पे डिपेंड कर पता लगेगा हमें कि 3 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री की 1 डिग्री। देखो समझो कैसे, देखो 3 डिग्री अल्कोहल क्या करता है? इमीडिएटली क्लाउडनेस अपेयर कर देता है। 3 डिग्री अल्कोहल होगा तो लुकास रीजन से रिएक्शन करने के बाद और इमीडिएटली क्या होगा? क्लाउडनेस या टर्बिडिटी अपेयर कर देता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन इमीडिएटली हो जाती है। तो आपके पास थैले में अगर 3 डिग्री
अल्कोहल है, लुकास रीजेंट आपने डाला, अगर तुरंत ही क्लाउडनेस अपीयर होने लग गई, इमीडिएटली क्लाउडनेस अपीयर होने लग गई, तो समझ जाना जनाब कि वो 3 डिग्री अल्कोहल है। लेकिन अगर 2 डिग्री अल्कोहल हो, जैसे देखो आपका 2 डिग्री अल्कोहल है, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो तो लुकास रीजेंट के साथ आपने रिएक्शन कराई, तब भी आपका Cl लग जाएगा, Cl लग जाएगा। तो जो ए आपका जो टर्बिडिटी शो होगी, जो व्हाइट फ्यूम्स शो होगी या क्लाउडनेस अपीयर जो होगी, वो कब होगी? विद इन 5 मिनट की, मतलब 5 मिनट के अंदर अंदर होगी। देखो ए तुरंत हो रही थी, इसको लगभग 5 मिनट लगते हैं, कभी कभी 4 मिनट 5 मिनट, तो 4-5 मिनट के अंदर अपनी टर्बिडिटी शो करता है। तो टाइम का डिफरेंस है बस, ए बहुत जल्दी शो कर देता है, ए 5 मिनट में शो कर देता है, ठीक है ना। और अल्कोहल, अब 1 डिग्री या प्राइमरी अल्कोहल जिसको कहते हैं, प्राइमरी अल्कोहल की अगर लुकास रीजन से हम रिएक्शन कराएं, ठीक है ना, और इसमें हमें गाइस हीट भी करनी पड़ता है। देखो ये दोनों हमने रूम टेम्परेचर पे कराए, ठीक है ना, इसमें भी थोड़ा बहुत टेम्परेचर हाई रखते हैं, ज्यादा नहीं, लगभग रूम टेम्परेचर के बराबर रखते हैं। तो इसमें हम टेम्परेचर भी हमें थोड़ा हाई रखना पड़ता है, इसमें टेम्परेचर भी हमें थोड़ा हाई रखना पड़ता है। तो इसमें आपका ये बन गया, ठीक है, इसमें क्लोरीन लग जाएगा OH की जगह। तो इसमें जो आपकी टर्बिडिटी शो होती है वो आफ्टर 30 मिनट्स शो होती है, आफ्टर 30 मिनट। पहली बात आपको हीट भी रखनी होती है, ठीक है ना, हाई टेम्परेचर रखना होता है, और उसके बाद भी आपकी जो टर्बिडिटी है वो 30 मिनट्स बाद शो होती है, 30 मिनट्स बाद शो होती है। तो ऐसे आप क्लियर कर सकते हो, जैसे आपके पास थैला हो, थैले में कोई अल्कोहल है, आपको नहीं पता कि 1 डिग्री है कि 2, आपके पास कोई आया और आपसे पूछ रहा कि बताना यार इसमें 1 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, तो बस आप क्या करोगे? थैले के अंदर लुकास रीजन डाल दोगे। अगर वो तुरंत ही टर्बिडिटी शो कर दे रहा है तो समझ जाना 3 डिग्री अल्कोहल है, अगर 5 मिनट के अंदर शो कर रहा है तब समझ जाना कि 2 डिग्री अल्कोहल है, और अगर 30 मिनट से ज्यादा लग रहे हैं या 30 मिनट से भी बहुत ज्यादा लगेंगे तब समझ जाना कि 1 डिग्री अल्कोहल है। तो ऐसे आप उस बंदे को बता सकते हो कि ये 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री अल्कोहल है। क्लियर है बात? तो ऐसे आप टेस्ट कर सकते हो कि ये जो आपके पास गिवन अल्कोहल है वो 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। क्लियर है बात? ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट की। अच्छा देखो एक क्यों कर, मतलब ऐसे आप देख तो नहीं पाते ना, आंखों से देख तो नहीं पाते ना कि 3 डिग्री अल्कोहल है। अरे भाई साहब आपको मॉलिक्यूल्स दिखते थोड़ा है, मॉलिक्यूल्स आपको दिख थोड़ा रहे हैं, इसीलिए आप टेस्ट करते हो, क्योंकि आप माइक्रोस्कोप का यूज करना नहीं चाहते, ठीक है, या स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज करना नहीं चाहते, तो आप इन चीजों का टेस्ट का यूज करते हो। कलर से आप देख लेते हो कि कलर से हम देख लें, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतने अच्छे अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होते नहीं और जरूरत भी नहीं है। जब हम सिंपली ऐसे कर सकते हैं तो इतने महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स क्यों लें। इसलिए कुछ आपको ऑर्गेनिक में टेस्ट कराए जाते हैं कि अगर आपके पास उतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स भी ना हो तब भी आपके पास नॉलेज है ऑर्गेनिक की, और उससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि 3 डिग्री अल्कोहल है कि 2 डिग्री की 1 डिग्री। बस लुकास रीजन ले आओ यार, थैले में डालो उसको, बस देख लो, और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट के बारे में। इसको भी अभी जस्ट पिछले एग्जांपल में पिछले लेक्चर में करा के हटा था, 17th लेक्चर में। देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट, पहली बात आइसोसाइनाइड टेस्ट को और क्या बोलते हैं? कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है, इसको ये भी बोलते हैं, ठीक है। आइसोसाइनाइड टेस्ट को कार्बाइल अमाइन रिएक्शन भी बोलते हैं। तो आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देते हैं? गिवन बाय ओनली 1 डिग्री अमाइन। आई होप आपको क्लियर भी होगा, अगर लेक्चर मेरे देखे हैं तो क्लियर होगा, कोई भी दिक्कत, कुछ नवा नहीं बताया। आइसोसाइनाइड टेस्ट कौन देते हैं? सिर्फ 1 डिग्री अमाइंस देते हैं, मतलब प्राइमरी अमाइंस ही बस देते हैं। तो मतलब अगर थैले में हमें बताना हो कि प्राइमरी अमाइंस है कि सेकेंडरी या टर्शरी है तो हम आइसोसाइनाइड टेस्ट को यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। इससे भी एक अच्छा टेस्ट है हिल्सबर्ग रीजेंट का यूज करके, उसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में लूंगा। अभी इससे बस हम 1 डिग्री अमाइन को बता सकते हैं कि 1 डिग्री अमाइन है कि नहीं। 2 डिग्री और 3 डिग्री में हम सेपरेशन नहीं कर सकते, ये नहीं बता सकते कि ये 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, बस ये बता सकते हैं कि 1 डिग्री है कि नहीं है, ठीक है ना। 2 डिग्री और मतलब तीनों में सेपरेशन कर, जैसे हमने लुकास रीजन देखा था, तो लुकास रीजन में तीनों के लिए अलग अलग कुछ प्रॉपर्टीज आ रही थी, तो उससे हम तीनों के बारे में बता सकते थे। लेकिन इसमें बस आप 1 डिग्री के बारे में बता पाओगे। लेकिन मैं आपको एक हिल्सबर्ग रीजन से एक टेस्ट बताऊंगा, जो कि वैसे मैं आपको करा भी चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से कराऊंगा। तो उसमें आपके 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन तीनों के बारे में क्लियर विजुअलाइजेशन मिलेगी, क्लियर एक हर एक के बारे में एक पर्टिकुलर नॉलेज आपको कुछ ना कुछ मिलेगी, ठीक है ना। तो देखो आइसोसाइनाइड टेस्ट पहली बात 1 डिग्री अमाइन ही देते हैं। तो देखो जैसे आपका अमाइन है,
क्या होता है इसमें, टेस्ट में क्या होता है, आपके पास 1 डिग्री अमाइन है, देखो 1 डिग्री है, ठीक है ना, एक कार्बन से कनेक्ट है। तो 1 डिग्री अमाइन जब क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, ठीक है ना, क्लोरोफॉर्म प्लस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इन दोनों से जब रिएक्ट करता है तब आपका आइसोसाइनाइड बन जाता है। क्या बन जाता है? आइसोसाइनाइड बन जाता है, प्लस KCl प्लस वाटर, आइसोसाइनाइड प्लस KCl प्लस वाटर बन जाता है। अच्छा इधर बीच में एक CH2 और आएगा, इधर बीच में एक CH2 आपका और आएगा, ठीक है ना, मिस हो गया था, तो चलो इसको लिख लेना, ठीक है ना। मार्कर भी खत्म हो रहा है, मार्कर चेंज करते हैं, तो ठीक है। तो आपका क्या बनेगा? आइसोसाइनाइड बन जाएगा। देखो आपका 1 डिग्री अमाइन था, 1 डिग्री अमाइन की अगर आप क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्शन कराओ तब आपका क्या बन जाएगा? आइसोसाइनाइड। देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको लिख देते हैं फिर से, आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो अब देखो इससे पता कैसे लगेगा, क्योंकि बन गया, आपको दिख तो ये भी नहीं रहा है कि आइसोसाइनाइड, देखो अगर आपको ये दिख रहा होता कि आइसोसाइनाइड बन रहा है, अगर आप तो देख तो इसको भी नहीं सकते ना इसको देख सकते हो, तो कैसे पता लगेगा कि आइसोसाइनाइड बना? गाइस जो आइसोसाइनाइड होता है ये बहुत, इसकी स्मेल जो होती है बहुत गंदी सी होती है, बहुत गंदी स्मेल होती है, तो सूंघने से पता लग जाता है कि आइसोसाइनाइड बना है। तो और मजे की बात यह है कि 1 डिग्री अमाइन सी ए रिएक्शन शो करते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइन ए रिएक्शन शो नहीं करते। तो 1 डिग्री अमाइन सी ए रिएक्शन शो करते हैं। तो 1 डिग्री अमाइन की जब हम, जैसे अब आपने फिर थैला लिया, थैले में अगर क्लोरोफॉर्म प्लस KOH डाला और जब आपको बदबू आने लग गई तो समझ जाना जनाब कि उधर 1 डिग्री अमाइन है, और अगर बदबू नहीं आई तो समझ जाना या 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। तो 1 डिग्री अमाइन था, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से रिएक्ट कराया तो आइसोसाइनाइड आपके पास बना, ठीक है ना, NC। यार लिख नहीं पा रहा हूं मैं ठीक है ना, NC अभी भी गंदा ही बना, ठीक है। तो ये आपका NC, ठीक है। तो आपका आइसोसाइनाइड बनेगा जो कि जिसकी स्मेल बहुत ही खराब होती है, फ्योल स्मेल होती है, तो ये आपका आइसोसाइनाइड बन जाता है। इसी तरह आप देख सकते हो एरोमेटिक अमाइन भी है, देखो एरोमेटिक अमाइन भी अपना 1 डिग्री है, ये अमाइन ग्रुप अपना एक ही कार्बन से कनेक्ट है, तो अपनी ये भी आइसोसाइनाइड टेस्ट देगा, क्लोरोफॉर्म प्लस KOH से रिएक्ट करेगा तो आपका आइसोसाइनाइड बन जाएगा। तो ये भी बहुत एक गंदी सी स्मेल देगा। जब आपको गंदी सी स्मेल आएगी तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा जो हमने कंपाउंड लिया था वो 1 डिग्री अमाइन था। तो इससे हम क्लियर विजन ले सकते हैं, ठीक है। तो आपका 1 डिग्री अमाइन, जब 1 डिग्री अमाइन होगा, 1 डिग्री अमाइन होगा तो आइसोसाइनाइड टेस्ट के जरिए वो आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट होगा, जो कि आइसोसाइनाइड की स्मेल बहुत गंदी होती है। सूंघने से हमें पता लग जाएगा, अगर सूंघने से हमें पता लगेगा अगर स्मेल गंदी सी आ रही है तो समझ जाएंगे कि आइसोसाइनाइड बना है। और आइसोसाइनाइड कब बनेगा? जब 1 डिग्री अमाइंस हो। तो 1 डिग्री अमाइंस के बारे में पता लग जाएगा कि हमें, क्योंकि हमें कोई पूछ लेना, आपके पास कोई आया और पूछे भाई इसमें बताना यार कि ये थैले में मेरे पास 1 डिग्री अमाइन है कि 2 डिग्री या 3 डिग्री है, तो बस आप थैले में इसको डाल दोगे। अगर बदबू दे रहा है तो समझ जाना कि हाँ भाई 1 डिग्री अमाइन था, और अगर नहीं दे रहा तो कह सकते हो उसको कि नहीं भाई 1 डिग्री तो नहीं है, 2 डिग्री या 3 डिग्री में से कोई एक है, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज भी क्लियर है। बहुत छोटा सा टेस्ट था, ठीक है, 2-3 बार कर भी चुके थे इसको पहले भी। अब आज बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट के बारे में, टोलन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट के बारे में। बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं, इस पे आते ही रहते हैं, एडवांस में भी बहुत बार आता रहता है, ठीक है। तो देखते हैं इसके बारे में। देखो बहुत सिंपल सा टेस्ट है, सारा कुछ लिख ले आया हूं एक बार में, कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं है आपको। टोलन टेस्ट देखो क्या होता है, सबसे पहले समझते हैं टोलेंस रीजेंट क्या होता है। देखो टोलेंस रीजेंट क्या होता है, टोलेंस रीजेंट क्या होता है? अमोनिकल क्यूब, देखो अमोनिकल, देखो सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट, ये होता है अपना टोलेंस रीजेंट। व्हाट इज, आपसे कोई अगर पूछे, लाइंस में पूछे, बोर्ड में आए कि व्हाट इज टोलेंस रीजेंट, तो व्हाट इज टोलेंस रीजेंट? इट इज ए अमोनिकल सिल्वर, सॉरी इट इज ए सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट। पहली बात ये क्लियर है, ठीक है ना। अच्छा इससे ही आपको ए एक्टिवेटिंग स्पीसीज मिलती है। ए एक्टिव स्पीसीज होती है। एक्टिव स्पीसीज मतलब क्या? जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करती है। मतलब ए, वैसे तो आपका जो टोलेंस रीजेंट होता है अमोनिकल, ठीक है ना, अमोनिक सिल्वर अमोनिकल, ठीक है ना, सिल्वर अमोनिकल नाइट्रेट आपका ये होता है टोलेंस रीजेंट, ठीक है ना। लेकिन टोलेंस रीजेंट, इसको भी टोलेंस रीजेंट ही बोलते हैं क्योंकि इसी चीज से हमको ये एक्टिव स्पीसीज मिलती है, और इसी एक्टिव स्पीसीज के कारण
अपना टेस्ट होता है। मतलब एक्टिव स्पीसीज का मतलब क्या, जो रिएक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करती है, रिएक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करती है। मतलब इस चीज, चाहे ये चीज लिखी हो, चाहे एक चीज लिखी हो, तो समझ जाना कि वो टॉलरेंस रीजेंट है। क्लियर है बात? ठीक है। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि टॉलरेंस रीजन में जो सिल्वर होता है उसके ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, तो क्या होती है, क्या सिंपल बता सकते हो? +1 होती है। तो सिंपल सी बात है, तो ये आपका टॉलरेंस रीजन होता है। क्लियर है बात? अब देखो टॉलरेंस रीजन या फैलिंग, देखो टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट लगभग सिमिलर है, थोड़ा बहुत फर्क है, उसको बताऊंगा अभी। लेकिन टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट किस लिए यूज होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को जनरली सेपरेट करने के लिए यूज होते हैं, कि हमें यह बताना हो कि कंपाउंड, देखो दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप है, दोनों में ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। ठीक है, दोनों में ही C डबल बॉन्ड O ग्रुप है। तो अब बताना हो कि वो ग्रुप एल्डिहाइड है कि कीटोन है, वो हम कैसे बताते हैं? टॉलरेंस टेस्ट या फैलिंग टेस्ट की मदद से। देखो पहले करते हैं टॉलरेंस टेस्ट। देखो टॉलरेंस टेस्ट क्या है? देखो टॉलरेंस गाइस, पहली बात तो सिंपल सी बात है कि समझ लो कि टॉलरेंस रीजेंट हो या फैलिंग रीजेंट हो, अभी आपको फैलिंग रीजेंट भी कराऊंगा। तो टॉलरेंस रीजेंट और फैलिंग रीजेंट क्या होते हैं? पहली बात, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। बहुत सिंपल सी बात है, क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्लियर है बात? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो देखो क्या करते हैं, जैसे आपके पास एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड की आपने टॉलरेंस रीजन से रिएक्शन कराई, ठीक है ना, टॉलरेंस रीजन से रिएक्शन कराई, तो एल्डिहाइड आपको मैंने बताया कि क्या है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। टॉलरेंस रीजन क्या होता है? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और आपको पता है कि एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते। ये चीज आपको मैंने कराई हुई है बहुत ही पहले, मतलब मेरे ख्याल से जब रीजन का पहला लेक्चर लिया था, उस दिन हमने ऑक्सीडाइजिंग रीजन्स के बारे में और रिड्यूसिंग रीजन्स के बारे में बात की थी, तो उसमें हमने किया था। तो आपको पता है कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो जाते हैं लेकिन कीटोन नहीं होते। तो बस इसी प्रॉपर्टी का यूज किया टॉलरेंस भाई साहब ने और फैलिंग भाई साहब ने। तो टॉलरेंस रीजन में क्या करता है, जब एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड की टॉलरेंस रीजन से जब रिएक्शन कराते हैं तो एल्डिहाइड क्या हो जाता है? ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। ठीक है, ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड में। तो देखो मैं RCO नेगेटिव लिखा है, वैसे तो कभी कभी आपको A भी दे देते हैं, ठीक है ना, कभी कभी RCOH भी दे देते हैं, ठीक है ना, लेकिन आपके एनसीईआरटी में RCO नेगेटिव ही लिखा होता है, क्योंकि आपके पास इधर बेस यूज किया हुआ है, आपने साथ में क्या है? बेस की प्रेजेंस है, अल्कलाइन मीडियम है। तो अल्कलाइन मीडियम है तो बेस क्या करता है? एसिड का H पॉजिटिव ले लेता है, तो इस करके RCO नेगेटिव दिखाया जाता है, ठीक है ना, कार्बोक्सिलेट आयन दिखाया जाता है। लेकिन ऐसे भी दिया हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो आपका सिंपल सी बात क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप आपका कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेन बात क्या है? देखो सिल्वर आपका, देखो सिल्वर पहले +1 स्टेट में था, अब सिल्वर का प्रेसिपिटेट बन जाता है, सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है हमें, तो जो कि सिल्वर कलर होता है, सिल्वर कलर का ही होगा जब उसका प्रेसिपिटेट बन जाएगा, PPT बन जाएगा। तो जब एक टेस्ट होता है, जब एल्डिहाइड लेते हैं, एल्डिहाइड की रिएक्शन कराते हैं हम टॉलरेंस रीजन से, तब आपको सिल्वर कलर शो होने लग जाता है, सिल्वर कलर शो होने लग जाता है ग्लास में, ठीक है, ट्यूब में, जो ग्लास ट्यूब होती है, उसमें आपको सिल्वर कलर शो होने लग जाता है। और सिल्वर मिरर की तरह लगता है, मिरर शीशे की तरह, सिल्वर मिरर की तरह लगता है, तो इसलिए इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। टॉलरेंस टेस्ट को याद रखना क्या बोलते हैं? और सिल्वर मिरर टेस्ट क्या बोलते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट, क्योंकि इसमें सिल्वर बनता है और मिरर की तरह प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए उसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। क्लियर है बात? टेस्ट किसके लिए यूज होते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन को सेपरेट करने के लिए, कि बताना हो कि थैले में एल्डिहाइड है कि कीटोन है, तो हम टॉलरेंस टेस्ट या फैलिंग टेस्ट का यूज करते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है। टॉलरेंस टेस्ट और फैलिंग टेस्ट क्या होते हैं? माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्लियर है बात? तो एल्डिहाइड माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ रिएक्शन करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको साथ में सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, ठीक है, जो कि सिल्वर कलर का होता है, ठीक है। तो आपको जब सिल्वर कलर शो होने लग जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये एल्डिहाइड है भाई साहब, कीटोन नहीं है, एल्डिहाइड है, कीटोन नहीं है।
क्योंकि अगर कीटोन होता तो कीटोन आपको पता है कि कीटोन नेवर ऑक्सीडाइज, जब तक हम बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन ना लेके आए तब तक ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो कीटोन ऑक्सीडाइज नहीं होगा टोलेंस रीजन के द्वारा, तो ये रिएक्शन नहीं होगी। तो बस एल्डिहाइड गिव टोलेंट पॉजिटिव टेस्ट, तो इससे हम ये भी कह देते हैं कि एल्डिहाइड क्या करता है, पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देता है, और कीटोन नेगेटिव टोलेंट टेस्ट देता है, मतलब कि कीटोन टेस्ट नहीं देता, एल्डिहाइड टेस्ट देता है। तो क्लियर है, तो कौन टेस्ट देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन नहीं देता है। क्लियर है बात। देखो पहले हमने सिंपल एल्डिहाइड किया, अब देखो एरोमेटिक ग्रुप लगाओ, ठीक है ना, जैसे बेंजाल्डिहाइड हो आपका, जैसे आपका बेंजाल्डिहाइड हो, इधर बेंजीन रिंग लगी हो, ठीक है ना। एरोमेटिक एल्डिहाइड की बात करते हैं, पहले हमने सिंपल एल्डिहाइड देखे, अब एरोमेटिक एल्डिहाइड हो तो वो भी क्या होंगे, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ऑक्सीडाइज होकर इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, एल्डिहाइड ग्रुप को कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में कन्वर्ट कर देंगे और आपका ये सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो जाइए एरोमेटिक जो सिंपल एल्डिहाइड हो, जाइए एरोमेटिक एल्डिहाइड हो, दोनों ही टोलेंट टेस्ट देते हैं। क्लियर है बात, कीटोन नहीं देते, ठीक है। अब देखो एक कुछ एडवांस में बहुत आ जाती है ये चीजें, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। अभी देखो मैंने आपको पहले क्या बताया कि कीटोन क्या होता है, टोलेंट टेस्ट नहीं देते, ए एनसीईआरटी तक है, ए कहां तक है, एनसीईआरटी तक। अब एडवांस में एनसीईआरटी से बाहर आएगा ही आएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई ऐसा हो ना सोच के रखना कि एनसीईआरटी से ही आएगा एडवांस, ठीक है ना, इस बात को मिसकंसेप्शन है। एडवांस में तो यार एनसीईआरटी से बहुत ज्यादा बाहर आता है, ठीक है ना। तो अगर आपको कोई ऐसा कह रहा है तो उसको बताओ कि ये चीजें कहां है एडवांस में, ठीक है ना, ये चीजें एनसीईआरटी में कहां है, ठीक है ना। तो मेंस तक ठीक है, मेंस तक तब भी चल जाएगा काम। तो अब देखो कीटोन्स मैंने आपको बताया था कि टोलेंट टेस्ट नहीं देते और काफी बच्चों को ये पता भी होगा, लेकिन एक ऐसी टाइप है कीटोन की जो टोलेंट टेस्ट देती है, तो कौन है वो, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। क्या है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। इसका मैकेनिज्म भी वैसे बहुत प्यारा है, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है, तब कराएंगे नहीं और आपको जरूरत भी नहीं है, ठीक है। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टोलेंट टेस्ट देते हैं, सिंपल सी बात, इतना याद रखना है आपको। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन मतलब क्या, कि जो कीटोन ग्रुप है, ये आपका कीटोन ग्रुप है, कीटोन ग्रुप के अल्फा पोजीशन पे अगर हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाओ, OH ग्रुप लगा हो, हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप कहते हैं, ठीक है। OH ग्रुप जब लगा हो तब अल्फा पोजीशन पे लगाना चाहिए। देखो ये आपकी अल्फा पोजीशन है, तो अल्फा पोजीशन पे जब OH ग्रुप लगा हो तो उसको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो ओनली अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट, सिर्फ पोस्ट क्या कौन से कीटोन देते हैं अपने, बस टोलेंट टेस्ट, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। वो कीटोन जिसके अल्फा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा हो, सिर्फ वही कीटोन वही कीटोन अपने टोलेंट टेस्ट देते हैं। सिंपल सी बात क्लियर है। तो देखो बस क्या करेंगे, टोलेंट टेस्ट से रिएक्शन करेंगे तो आपका अल्कोहल बस क्या होगा, अल्कोहल आपका कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपका फाइनली, डाई कीटो। डाई कीटो मत, डाई इसको डाई कीटो ही बोलते हैं, दो कीटो ग्रुप लगे हैं तो इसको क्या बोलते हैं, डाई कीटो। तो आपका डाई कीटो मिल जाएगा और साथ में आपका सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। तो सिल्वर कलर जब शो हो जाता है तो हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई ये आपका क्या हुआ, टोलेंट पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात है। तो याद रखना एक बहुत स्पेशल एग्जांपल है अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। वैसे ज्यादातर बच्चों को ही याद रहता है क्योंकि जिन्होंने एनसीईआरटी तक किया तो उनको तो बस इतना ही पता होगा कि कीटोन टोलेंट टेस्ट नहीं देते, लेकिन जब इसमें बात करें तो भाई एडवांस है तो कुछ तो होगा ना। नहीं तो एनसीईआरटी तो हर साल 10-15 लाख बच्चे तो कम से कम करते ही हैं सीबीएसई के लिए, ठीक है ना। तो अगर उधर से यहाँ होता फिर तो सब एडवांस क्लियर करके बैठे होते, ठीक है ना। तो अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन गिव पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट, ठीक है। अब देखो फिफ्थ कौन सी एग्जांपल है, फॉर्मिक एसिड। एसिड में सिर्फ फॉर्मिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो पॉजिटिव टोलेंट टेस्ट देता है। देखो सारी चीजें एक बार में लेके आ रहा हूं, कोई भी पॉइंट मिस नहीं कर रहा हूं, वही सारे पॉइंट करा रहा हूं जो किसी बच्चे को 2 साल के अंदर कराए जाते हैं। कोई भी एक ऐसा पॉइंट नहीं था जो मैंने आपको 18 लेक्चर्स में मिस किया हुआ हो कि ये हार्ड टॉपिक है यार इसको रहने देता हूं, सब कराया है। तो उसको बस डेडिकेटली स्टडी करो और बस उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, बस इतना कर लोगे सारा काम बन जाएगा, ठीक है ना।
तो फॉर्मिक एसिड की जब टोलन रीजन से आप रिएक्शन कराते हो तो फॉर्मिक एसिड आपका ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में और साथ में आपको सिल्वर का प्रेसिपिटेट मिल जाता है। तो एक फॉर्मिक एसिड ही है एसिड्स में, एसिड फैमिली में, जो टोलन टेस्ट देती है। ठीक है, अब बात करते हैं सिक्स्थ की, टर्मिनल अल्काइन। देखो सारे अल्काइन टोलन टेस्ट नहीं देते, बस टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल अल्काइन क्या, जिसमें एंड पोजीशंस पे, जिसमें एंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड हो, उनको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। उनको क्या बोलते हैं, टर्मिनल अल्काइन। टर्मिनल मतलब एंड पोजीशन, ठीक है ना। तो एंड पोजीशन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड हो तो उसको बोलते हैं टर्मिनल अल्काइन। तो सिर्फ ओनली टर्मिनल अल्काइन गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट। तो टोलन रीजन से जब हम रिएक्शन कराते हैं तब आपका बस इधर से H हटता है और Ag लग जाता है तो आपका प्रेसिपिटेट बन जाता है। तब भी हमें पता लग जाता है कि टोलन टेस्ट, टोलन पॉजिटिव टेस्ट इसमें शो होता है। तो हमें अगर हमें AB सेपरेट करना हो, जैसे आपके पास कोई मैंने एग्जांपल ली थी कि नहीं, इधर दोनों ही वो ली थी, तो अगर आपका मान लो, वैसे अभी फिर से कर देता हूं, है ना, तो नहीं यार अभी इधर इधर बन नहीं पाएगी ना एग्जांपल हो, तो बस ऐसे अभी इतना याद रखो, टर्मिनल जैसे एक तो अल्काइन आपका बीच में होता है। देखो एक अल्काइन आपका इधर कैसे बनाए, फिर सब कुछ इरेज करना पड़ेगा, दिक्कत तो ये है। देखो चलो अभी इरेज करना ही था तो बस, नहीं तो आपको डाउट आया था कोई ना कोई। तो देखो ये ट्रिपल बॉन्ड है, अब एक टर्मिनल नहीं है, तो क्या बताओ क्या एक टोलन टेस्ट देगा? नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि ओनली टर्मिनल अल्काइंस गिव पॉजिटिव टोलन टेस्ट। तो इसलिए मैं लिखा टर्मिनल। ये देखो टर्मिनल पोजीशन पे अगर ट्रिपल बॉन्ड लगे हो तभी वो टोलन टेस्ट देते हैं। तो आपका टोलन टेस्ट कौन देते हैं? बस टर्मिनल अल्काइन। तो हम अल्काइंस में भी एक सेपरेशन ला सकते हैं कि हमें ये बताना हो कि अगर ये टर्मिनल थैले में टर्मिनल अल्काइन है कि कोई और अल्काइन है, तब भी उसको हम टोलन रीजन से पता कर सकते हैं। ठीक है ना। अब मैं इसको वापस वही बना देता हूं, ठीक है ना। तो इसको कहां था अपना डबल बॉन्ड? इधर था। तो चलो ये आपका बन गया, ठीक है। तो ये मैक्सिमम था, इससे ज्यादा टोलन टेस्ट में कुछ भी नहीं है आपका, ठीक है ना, कुछ भी नहीं है, बस इतना ही है। इसके बाद आपका एडवांस का कोई भी क्वेश्चन हो, नीट जेई तो जेई मेन तो हो ही जाएगा जब एडवांस की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो यही मैक्सिमम है, ये 6 टाइप्स हैं जिससे जो टोलन टेस्ट शो करती हैं। क्लियर है बात। अब बात करते हैं फैलिंग टेस्ट के बारे में। फैलिंग टेस्ट पहले देख लो रीजेंट क्या होता है। देखो फैलिंग टेस्ट दो सॉल्यूशन से मिलके, फैलिंग टेस्ट में जो रीजेंट यूज होता है वो दो सॉल्यूशन से मिलके बना होता है। एक होता है फैलिंग, एक सॉल्यूशन होता है जिसको हम फैलिंग ए भी बोलते हैं। फैलिंग एक क्या होता है? कॉपर सल्फेट। फैलिंग ए क्या होता है? कॉपर सल्फेट। एंड एक फैलिंग बी होता है, एक क्या होता है? फैलिंग बी, जिसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। देखो ए होता है इसका स्ट्रक्चर, देखो क्या है? सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। टर्टरेट मतलब 4 कार्बन हो, 4 कार्बन है तो 4 कार्बन है अपने, तो ये होता है सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। अच्छा इसको रोशल सोल्ट भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? रोशल सोल्ट भी बोलते हैं, लेकिन आपको सोडियम पोटेशियम टर्टरेट ज्यादा याद रखना है। वैसे इसको रोशल सोल्ट भी बोलते हैं। तो फैलिंग टेस्ट में जो आपका रीजेंट यूज होता है वो दो सॉल्यूशन से बना हुआ मिक्सचर होता है। एक होता है फैलिंग है, एक होता है फैलिंग बी। फैलिंग है क्या होता है? कॉपर सल्फेट। फैलिंग बी क्या होता है? सोडियम पोटेशियम टर्टरेट। तो ये आपका टोलेंस रीजेंट में, मतलब तो फैलिंग टेस्ट में आपका रीजेंट यूज होता है। क्लियर है बात? इधर तक क्लियर है गाइस। लेकिन मैं इधर आपको कहूंगा कि बस इधर तक ही बाउंड ना रखना, क्योंकि ना जेई या नीट में कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं और उसमें कभी कभी ना कॉपर सल्फेट की जगह, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में कॉपर सल्फेट दिया है, तो कभी कभी कॉपर सल्फेट की जगह ना कॉपर क्लोराइड भी दे दिया जाता है, कॉपर क्लोराइड भी। तो मेरी मानो तो इतना याद रखना कि बस जहां कॉपर 2 पॉजिटिव आपको मिल रहा हो और साथ में आपको, और इधर इसकी जगह पे कभी कभी NH4OH भी लिख देते हैं, NH4OH, ठीक है ना, NH4OH, ठीक है। तो आपको ये दिया हो, इनमें से कुछ भी दिया हो तो मतलब चाहे इन दोनों का मिक्सचर हो चाहे इन दोनों का हो, तो समझ आना कि वो फैलिंग टेस्ट ही है। मतलब जो कॉपर 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव दे रहे हो, क्योंकि जो आपकी जो स्पीसीज है ना, जो फैलिंग सॉल्यूशन ए और बी है, इन दोनों को मिलाने के बाद जो मिक्सचर बनता है उससे जो आपको एक्टिव स्पीसीज मिलती है। एक्टिव स्पीसीज मतलब जो रिएक्शन में मेनली पार्टिसिपेट करती है, वो क्या होती है आपकी? कॉपर 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव। जैसे इसमें वैसे तो ए अपना टोलेंस रीजेंट है, लेकिन एक्टिव स्पीसीज अपनी क्या है? ए है।
तो उसी तरह इसमें एक्टिव स्पीसीज आपकी ये है। तो एक्टिव देखो कॉपर टू पॉजिटिव आपको इधर से भी मिल सकता है, इधर से कॉपर टू पॉजिटिव मिलेगा, और OH नेगेटिव आपको इधर से भी मिल सकता है। तो आपके एनसीईआरटी में तो लेकिन ए है, लेकिन कभी कभी जेई में इन दोनों को मतलब इन दोनों की जगह पे ए दोनों भी दे दिया जाता है, तो आप इसको भी माइंड में रखना अपने, ठीक है ना। तो चलो अब करते हैं फैलिंग टेस्ट के बारे में। फैलिंग में भी जो रीजेंट यूज होता है क्या होता है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पहली बात ये क्लियर है। तो देखो क्या करता है, पहली बात एल्डिहाइड की जब हम फैलिंग रीजेंट से हम रिएक्शन कराते हैं, जब रिएक्शन कराते हैं तो हम बस एक्टिव स्पीसीज यूज करते हैं, पूरा मतलब इन दोनों को नहीं लिखते, बस सीधा एक्टिव स्पीसीज लिखते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो क्या होता है, जब हम फैलिंग रीजेंट से रिएक्ट कराते हैं तब आपका एल्डिहाइड, क्योंकि आपको पता है क्या है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आपका एल्डिहाइड कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे मेन बात आपको क्या मिलता है, एक क्यूपरस ऑक्साइड मिलता है, कॉपर का ऑक्साइड मिलता है, जो कि ब्राउन रेड कलर का पीपीटी होता है, ब्राउन रेड कलर का पीपीटी होता है। तो जब थैले में आपके पास एल्डिहाइड हो और उसमें आपने फैलिंग रीजन डाला, तो अगर आपको ब्राउन रेड कलर की पीपीटी शो होने लग गई तो समझ जाना जनाब कि उधर एल्डिहाइड है। तो उससे आपका फैलिंग टेस्ट से हमें पता कर पाएंगे कि वो एल्डिहाइड है कि कीटोन है। एल्डिहाइड होगा तो ब्राउन रेड कलर का पीपीटी बन जाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्लियर है बात। अब एक मेन बात करते हैं। अब देखो टोलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट के बीच में नॉलेज ना क्लियर होनी चाहिए। देखो टोलन टेस्ट क्या होता है, टोलन टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता था, लेकिन फैलिंग टेस्ट नहीं कर पाता, मतलब फैलिंग रीजेंट आपका नहीं कर पाता। फैलिंग रीजेंट सिर्फ सिंपल एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर पाता है, एलिफैटिक एल्डिहाइड को ही सिर्फ ऑक्सीडाइज कर पाता है, एरोमेटिक को नहीं कर पाता। तो इससे एक कंसेप्चुअल नॉलेज आप गेन कर सकते हो, इसे समझ सकते हो कि फैलिंग रीजेंट होता है वो कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एज कंपेयर टू टोलन रीजेंट। मतलब कि टोलन रीजेंट की जो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फैलिंग रीजेंट के, क्योंकि टोलन जो है वो एलिफैटिक एल्डिहाइड को भी ऑक्सीडाइज कर देता है और एरोमेटिक को भी, लेकिन फैलिंग रीजेंट सिर्फ एलिफैटिक को ही कर पाता है, एरोमेटिक को नहीं कर पाता। इस करके इसकी ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इससे कम होती है। क्लियर है बात। तो याद रखेंगे कि टोलन टेस्ट मतलब टोलन रीजेंट क्या करता है, एरोमेटिक एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है, लेकिन फैलिंग रीजेंट नहीं कर पाता। क्लियर है बात। उसके बाद कीटोन तो ना इसी की औकात नहीं थी, तो ये कहां से करेगा, ठीक है ना। तो कीटोन को तो कोई भी नहीं कर पा रहा है, और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन को दोनों ही कर देंगे। अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन हो तो बस वो डाइकीटो आपका बन जाएगा। क्लियर है बात। वो क्लियर है तो ये जो क्लियर ही हो जाएगा। और फॉर्मिक एसिड, वो भी फॉर्मिक एसिड दे रहा था तो इधर भी फॉर्मिक एसिड, तो फॉर्मिक एसिड टोलन टेस्ट देता है तो बस कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका ब्राउन रेड पीपीटी आपको मिल जाएगा। ठीक है, बस उसमें आपको सिल्वर का पीपीटी मिल रहा था, बस इधर आपको ब्राउन रेड पीपीटी मिलेगा। और अगर आपका टर्मिनल अल्काइन हो तो टर्मिनल अल्काइन में भी आपका पीपीटी मिल जाएगा। ठीक है ना, आपका पीपीटी मिल जाएगा जैसे इसमें मिला था। तो बस टर्मिनल अल्काइन, देखो बाकी सारे केस तो सिमिलर ही हैं, बाकी सारे केस तो आपने सिमिलरली देखे, बस इसी एक केस को याद रखना कि इन दोनों में फर्क है। टोलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट लगभग सेम है, बस यही एक पॉइंट फर्क ले आ रहा है ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड देते हैं टोलन टेस्ट, लेकिन एरोमेटिक एल्डिहाइड फैलिंग टेस्ट नहीं देते। बाकी सारी तो हमने चीजें सेम ही लिखी हैं। ठीक है, तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, टोलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट। ठीक है, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन याद रखना, कभी कभी इसमें गलती कर देते हैं। अल्फा पोजीशन में बस हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हो तो समझ जाना टोलन टेस्ट और फैलिंग टेस्ट देंगे। क्लियर है गाइज। तो आई होप आपको 5 टेस्ट क्लियर हो। तो अब नेक्स्ट स्लाइड मोस्ट प्रोबेबली आपकी लास्ट स्लाइड होगी, आई होप, देखते हैं। तो उसके बाद इस लेक्चर को ओवर करेंगे। तो चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं नेक्स्ट स्लाइड लेके आता हूं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लो। तो हाँ भाई लोग, तो चलो यार गाइज लास्ट स्लाइड करते हैं आज के लेक्चर की। तो गाइज हम 5 टेस्ट कर चुके हैं, 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट कर चुके हैं। अब तो नेक्स्ट 7 और टेस्ट करते हैं और इस लेक्चर को ओवर करते हैं। इस बस आपके 12 टेस्ट मैंने कराने थे, 12 तक है। तो 12 टेस्ट ही हैं आपके पूरे ऑर्गेनिक के सिलेबस में, चाहे जेई मेंस की बात करें, चाहे एडवांस की बात करें, चाहे नीट की बात करें। तो क्लियर है। तो चलो आगे स्टार्ट करते हैं। तो देखो 6th टेस्ट क्या है अपना, हिल्सबर्ग टेस्ट।
क्या है, हिंसबर्ग टेस्ट। वैसे मैं आपको करा चुका हूं एक बार, लेकिन एक बार फिर से करते हैं, ठीक है ना। तो हिंसबर्ग टेस्ट के बारे में बात करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं एक आपको टेस्ट कराऊंगा जो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को सेपरेट कर दे, ठीक है ना। पहले मैंने आपको एक कराया था आइसोसाइनाइड टेस्ट, जो सिर्फ प्राइमरी अमाइन ही देते थे, लेकिन हम सेकेंडरी और टर्शरी में उसमें सेपरेशन नहीं ला सकते थे। सेकेंडरी और टर्शरी में हम बता नहीं सकते थे कि सेकेंडरी है कि टर्शरी है विद द हेल्प ऑफ आइसोसाइनाइड टेस्ट। लेकिन इस टेस्ट की मदद से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री तीनों के बारे में बता सकते हैं कि जो कंपाउंड है अपना 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है, ठीक है ना। तो चलो देखो, हिंसबर्ग टेस्ट में पहले बात कर लेते हैं हिंसबर्ग रीजन क्या होता है। तो देखो हिंसबर्ग रीजन आपका क्या होता है, ए आपका होता है हिंसबर्ग रीजन, ठीक है ना। बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, तो ये आपका होता है हिंसबर्ग रीजन। गाइस कभी कभी ना आजकल ज्यादा मॉडिफाई फॉर्म में CS3 भी इधर लगा दिया जाता है, इधर ये इसकी मॉडिफाई फॉर्म है, एक मॉडिफाई वर्जन है। जैसे अपना फोन या कोई भी अपना पीसी अपडेट होता रहता है टाइम टाइम पे, तो ये भी अपडेट हुआ था तो इधर मिथाइल ग्रुप लगता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में अभी यही है तो हम इसको ही मान के चलते हैं। लेकिन अगर वो मिथाइल ग्रुप भी अगर इधर लगा हुआ आपका, ठीक है ना, पैरा पोजीशन पे, तब भी मत समझ जाना कि आपके लिए और क्या है, और हिंसबर्ग टेस्ट ही हो रहा है उसमें भी, ठीक है ना। लेकिन अपने एनसीईआरटी में ऐसे दिया है तो हम उसके अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं, और जनरली आपको आता भी ऐसे है। लेकिन मैं बताना चाहता था कि आजकल मॉडिफाइड वर्जन यूज किया जाता है क्योंकि वो ज्यादा बेटर काम करता है एज कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। लेकिन अपने सिलेबस में अभी तक यही चल रहा है तो इसको लेके चलते हैं। तो देखो हिंसबर्ग टेस्ट कैसे होता है, कैसे पता लगता है हमें। तो देखो क्या होता है, जैसे अपना हिंसबर्ग रीजेंट है, तो पहले हमने 1 डिग्री अमाइन लिया, 1 डिग्री अमाइन लिया, ये अपना 1 डिग्री अमाइन है, देखो एक कार्बन से कनेक्ट है। तो 1 डिग्री अमाइन हमने जब लिया, तब अब बस क्या होगा, हर में बस आपको कुछ नहीं करना, बस क्या करो, HCl रिमूव हो जाएगा। क्या होगा, HCl रिमूव हो जाएगा। तो HCl रिमूव हो जाएगा तो आपका कंपाउंड बन जाएगा, ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। अब जो आपका कंपाउंड बना, बस इसकी प्रॉपर्टीज पे ही आप बता सकते हो कि आपका कंपाउंड जो आपने पहले अमाइन लिया था स्टार्टिंग में, वो आपका 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। देखो जब हमने 1 डिग्री लिया तो अपने को फाइनल प्रोडक्ट ये मिला। देखो फाइनल प्रोडक्ट आप कैसे लिख सकते हो, बस हिंसबर्ग रीजन लिया, 1 डिग्री अमाइन लिया, तो आपने जब रिएक्शन कराई तो आपके पास एक कंपाउंड मिला। तो जो कंपाउंड मिला आपके पास, एक क्या है, सोल्यूबल इन अल्कली। सोल्यूबल इन अल्कली मतलब कि बेसिक मीडियम में सोल्यूबल है, मतलब जैसे NaOH में है ना, NaOH जैसे हो गया, NaOH हो गया, ठीक है। अल्कली मीडियम क्या होते हैं, जैसे NaOH हो गया, KOH, बेसिक मीडियम, हाँ सिंपल सी बात। तो बेसिक मीडियम में सोल्यूबल है ये प्रोडक्ट। क्यों सोल्यूबल है, बात इस पे भी कर लेते हैं। क्योंकि गाइस इसमें एसिडिक हाइड्रोजन है, इसमें क्या है, एसिडिक हाइड्रोजन है। देखो ये जो हाइड्रोजन है ये बहुत ज्यादा एसिडिक है, ये बहुत ज्यादा एसिडिक है क्योंकि नाइट्रोजन से कनेक्ट है, इसलिए बहुत ज्यादा एसिडिक है। इस करके और देखो बेसिक सॉल्यूशन में एसिडिक सॉल्यूशन, जो एसिडिक चीज होती है जिसकी एसिडिटी ज्यादा हो, वो चीज आराम से सोल्यूबल हो जाती है। इस करके इसमें ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई एसिडिक हाइड्रोजन, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वेरी हाई एसिडिक हाइड्रोजन, ये क्या होता है, सोल्यूबल होता है अल्कली में। क्लियर बात है। तो जो आपका जब 1 डिग्री अमाइन की आप हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन कराते हो तो फाइनली जो आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो सोल्यूबल होता है अल्कली में। पहली बात तो ये। तो अगर आप 2 डिग्री अमाइन ले लो, सेकेंडरी अमाइन ले लो, देखो अब हमने 2 कार्बन से अटैच कर दिया, एक इथाइल ग्रुप इधर भी लगा दिया, एक इथाइल ग्रुप इधर भी। तो अब फिर वही काम करो, HCl रिमूव कर दो, तो HCl आपका रिमूव होगा तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ये बनेगा। तो जो 2 डिग्री के केस में जो अपना प्रोडक्ट बना और नॉट सोल्यूबल इन अल्कली होगा। क्यों नहीं सोल्यूबल होगा, आराम से देख सकते हो, क्योंकि इसमें कोई एसिडिक हाइड्रोजन बचा नहीं है। तो एसिडिक हाइड्रोजन बचा नहीं है, इस करके सोल्यूबल नहीं होगा अल्कली में, जैसा कि 1 डिग्री अमाइन के केस में हो रहा था, ठीक है। और अगर 3 डिग्री अमाइन के लेने कि 3 डिग्री अमाइन की हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन करा दें तो रिएक्शन ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन है ही नहीं, जैसे 1 डिग्री और 2 डिग्री में था। तो इन प्रॉपर्टी से, मतलब इन रिएक्शंस के अकॉर्डिंग हमें
क्लियरिफाई कर सकते हैं कि अपने थैले में 1 डिग्री अमाइन है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। 1 डिग्री अमाइन क्या करेगा, हिंसबर्ग रीजन से रिएक्ट करके ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो सोल्यूबल होगा अल्कली में। और 2 डिग्री अमाइन क्या करेगा, 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रीजन से रिएक्ट तो कर जाएगा, लेकिन जो कंपाउंड बनेगा वो सोल्यूबल नहीं होगा अल्कली में, क्योंकि उसमें एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है। और 3 डिग्री अमाइन तो रिएक्ट ही नहीं करते हिंसबर्ग रीजन से। तो ये 3 केसेस से हम आराम से बता सकते हैं कि अपने थैले में 1 डिग्री है कि 2 डिग्री है कि 3 डिग्री है। अगर थैले में बस क्या डालो, थैले में आपका अमाइन रखा हुआ है, उसमें आपने हिंसबर्ग रीजन डाला तो आपने देखा कंपाउंड बना कोई, ठीक है, आप कंपाउंड बना, उसके बाद आपने उसको अल्कली में सोल्यूबल मतलब देखा कि ये अल्कली में सोल्यूबल भी है। इसको हमने किसी बेसिक मीडियम में, बेसिक सोल्यूशन में डाला तो देखा है सोल्यूबल भी हो जा रहा है, ठीक है ना, सोल्यूबल भी हो जा रहा है। तब हमें पता लगा कि थैले में जो अपना क्या था, अमाइन था, वो क्या था, 1 डिग्री। क्योंकि 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रीजन से रिएक्ट करने के बाद जो प्रोडक्ट बनाता है उसको जब हम अल्कली मीडियम में सोल्यूबलाइज करें तो इजिली सोल्यूबल हो जाता है। 2 डिग्री नहीं होता, रिएक्ट कर जाता, लेकिन जो प्रोडक्ट बनता है वो नॉट सोल्यूबल इन अल्कली होता है। और अगर थैले में 3 डिग्री है तो रिएक्शन ही नहीं होगी, तब हिंसबर्ग रीजन से रिएक्शन ही नहीं होगी। जैसा पहले थैले में था वैसा का वैसा रिएक्टेंट प्रेजेंट रहेगा बाद में भी। क्लियर है बात। तो ये आपका हिंसबर्ग टेस्ट था, बहुत प्यारा सा टेस्ट था, ठीक है ना। अमाइंस को हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं हेलोफोम टेस्ट के बारे में। हेलोफोम टेस्ट को गाइस जनरली वैसे आयोडोफोम टेस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयोडोफोम टेस्ट, क्योंकि जनरली ना हम आयोडीन का यूज करते हैं। अभी बताता हूं क्या क्यों यूज करते हैं। वैसे अभी देखो हेलोफोम टेस्ट इसको बोलते हैं, हेलोफोम टेस्ट बोलते हैं। देखते हैं क्यों बोलते हैं इसको। पहली बात यह समझो कि हेलोफोम टेस्ट देते कौन है। तो हेलोफोम टेस्ट जनरली 2 ही चीज कंपाउंड देते हैं, एक अल्फा मिथाइल कीटोन। कौन देते हैं, एक अल्फा मिथाइल कीटोन। अल्फा मिथाइल कीटोन का मतलब क्या, देखो ये आपका कीटोन है, कीटोन के अल्फा पोजीशन पे आपका मिथाइल ग्रुप लगा हो तो इसको बोलते हैं अल्फा मिथाइल कीटोन, ठीक है। तो हेलोफोम टेस्ट आपके 2 कंपाउंड देते हैं, उसमें से पहला क्या है, अल्फा मिथाइल कीटोन। सारे कीटोन्स नहीं देते आयोडोफोम टेस्ट या हेलोफोम टेस्ट, ओनली अल्फा मिथाइल कीटोन देता है। और दूसरा इस टाइप के अल्कोहल, देखो जिसमें एक ऐसा अल्कोहल है जिसमें OH बॉन्ड है, देखो OH बॉन्ड है, इसको अगर हम OH बॉन्ड डाले तो इसके अकॉर्डिंग हम अगर अल्फा पोजीशन लिखें, इस कार्बन के अकॉर्डिंग हम अगर अल्फा पोजीशन लिखें तो ये अपनी अल्फा पोजीशन ए होगी, इस कार्बन के अकॉर्डिंग, है ना, इस कार्बन के अकॉर्डिंग अल्फा पोजीशन अपनी ए होगी, इधर भी होगी, लेकिन अभी हम बात इधर ही कर रहे हैं। तो जब इस टाइप का अल्कोहल हो कि जिस कार्बन से OH ग्रुप कनेक्ट है उसके साथ वाली अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप लगा हो, तो उस टाइप के अल्कोहल भी आपके क्या देते हैं, हेलोफोम टेस्ट देते हैं। तो 2 ही कंपाउंड हैं जो आपके हेलोफोम टेस्ट देते हैं, एक है अल्फा मिथाइल कीटोन और एक इस टाइप के अल्कोहल्स। क्लियर है बात, ठीक है ना। अच्छा एक चीज और समझ लो, एल्डिहाइड, एक एल्डिहाइड है मात्र जो हेलोफोम टेस्ट देता है। कौन सा होगा, थोड़ा गैस मार सकते हो, कौन, इससे गैस मारो यार, जरा सा थोड़ा दिमाग लगाने की कोशिश करो, कौन सा एल्डिहाइड हो सकता है। देखो मैं तो कीटोन और अल्कोहल की बात करी है, लेकिन एक एल्डिहाइड भी है, एक एल्डिहाइड फैमिली में भी एक ऐसा है जो हेलोफोम टेस्ट देता है। कौन देता है, बस अगर R की जगह पे H लगा दे, R की जगह, मतलब R कोई ग्रुप है, R की जगह पे H लगा हो तो ये क्या बना, इथेनल। तो इथेनल सिर्फ एक ऐसा एक एल्डिहाइड है, सिर्फ एक ही एल्डिहाइड है जिसको बोलते हैं इथेनल, वही बस हेलोफोम टेस्ट देता है, बाकी कोई भी एल्डिहाइड नहीं देता। क्लियर है बात। तो सारे कीटोन देते हैं, सारे कीटोन नहीं देते, सिर्फ अल्फा मिथाइल कीटोन देते हैं। एल्डिहाइड भी बस एक देता है, ए वाला, क्योंकि इसमें अल्फा मिथाइल है, इसमें अल्फा मिथाइल है। अल्फा मिथाइल का मेन रोल भी है, अभी आपको पता लगेगा क्या है, ठीक है ना। तो क्यों एक मात्र ऐसा एल्डिहाइड है जिसमें अल्फा मिथाइल है, तो इससे इसलिए अपना क्या देगा, हेलोफोम टेस्ट देगा, ठीक है ना। जैसे इसकी जगह पे अगर हम इथेनल ओ ले लें, प्रोपेनल ले, तो देखो प्रोपेनल अपना क्या होगा, CH3 CH2
C डबल बॉन्ड OH। तो देखो एक क्या हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, नहीं देगा, क्योंकि कहीं मिथाइल ग्रुप लगा ही नहीं है, इथाइल ग्रुप लगा है। तो बस यही एक पॉसिबिलिटी है, यही एक एल्डिहाइड है जो हेलोफॉर्म टेस्ट देता है, और उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इथेनॉल। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना, क्योंकि बच्चे ज्यादा करें दो चीजें याद रख लेते हैं, ठीक है, लेकिन काफी बार टीचर मिस कर देते हैं इस चीज को, तो इस चीज को ध्यान रख लेना। अभी मैं वैसे एक जर्नल एग्जाम्पल ही ले रहा था, ठीक है ना, तो आर, इसलिए मैंने आर लिखा था कि आर की जगह अगर H लिखा हो, हाइड्रोजन लिखा हो, तब भी आपको क्लियर हो। तो सिर्फ तीन, बेसिकली आप ये भी बोल सकते हो कि तीन चीजें हैं जो आपका हेलोफॉर्म टेस्ट शो करती हैं, एक अल्फा मिथाइल कीटोन, और एक इस टाइप के अल्कोहल, और एक इथेनॉल। ठीक है, क्लियर बात है। देखो होता क्या है हेलोफॉर्म टेस्ट में, हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या होता है, पहली बात हम हेलोफॉर्म टेस्ट में क्या यूज करते हैं, NaOH प्लस X2। वैसे ये चीज मैं आपको करा भी चुका हूं, एक बार कराई हुई है आपको मैंने सीरीज में, अगर जिसने सीरीज देखी है तो उसको पता लग रहा होगा। तो NaOH प्लस X2 क्या करता है, NaOX बनाता है। देखो एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी जेई में जेई या नीट में कुछ भी बोलूं तो समझ जाओ कि दोनों के लिए बोल रहा हूं, क्योंकि थंबनेल से समझ जाया करो कि जेई के लिए भी है, नीट के लिए भी है। ठीक है ना, तो कभी जेई के लिए बोलूं तो गुस्सा ना हो जाना, भैया नीट के लिए तो बोला ही नहीं कुछ आपने, ठीक है ना, या नीट के लिए बोलूं जेई के लिए ना बोल पाऊं, ठीक है ना। तो NaOH प्लस X2 क्या, पहली बात हेलोफॉर्म टेस्ट में हम रिएजेंट क्या यूज करते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हेलोजन्स। ठीक है ना, हेलोजन का कोई मॉलिक्यूल हो, ठीक है ना, तो X2, तो X अपना क्या है, हेलोजन है। तो NaOH और X2 अगर 4/4 कभी कभी रेशो ही पूछ लेते हैं कि इन हेलोफॉर्म टेस्ट रेशो ऑफ NaOH टू X2 इज, तो आपको पता होना चाहिए कि 4 NaOH होता है और 3 X2 होता है। तो 4:3 की रेशो में हमें मिक्सचर हम यूज करते हैं हेलोफॉर्म में। ठीक है ना, कभी ज्यादातर तो यही चीज दी होती है, लेकिन कभी कभी फंसा देते हैं, कभी कभी इस चीज की जगह पे आपको NaOX दे देते हैं, और बच्चे इस चीज से मतलब इंडिकेशन नहीं कर पाते कि ये हेलोफॉर्म टेस्ट करा रहे हैं, क्योंकि बच्चों को तो आदत NCERT ने इस चीज की डाली होती है कि NaOH प्लस X2 लिखा होगा तब हम समझेंगे कि हेलोफॉर्म टेस्ट है। लेकिन कभी कभी जेई या नीट में इसकी जगह पे ए दे देते हैं। तो इस बात का याद रखना कि ए चीज ही ए चीज है, इसी चीज से ए चीज बनी है, चाहे ए चीज लिखी हो चाहे ए चीज लिखी हो, बात एक ही है। क्लियर है बात। तो इसी चीज से मतलब इन दोनों के मिक्सचर से ही ए आपको बाद में प्रोडक्ट मिलता है। तो चाहे ए लिखा हो चाहे ये लिखा हो, बात सेम है। ठीक है, तो दोनों ही हेलोफॉर्म कराते हैं, तो आज से ध्यान रखेंगे। तो बस क्या होता है, अल्फा मिथाइल कीटोन या इस टाइप के अल्कोहल बस क्या करते हैं, जब NaOH प्लस X2 से रिएक्शन करते हैं तब क्या होता है गाइस, जो आपका मिथाइल ग्रुप है, ये आपका जो मिथाइल ग्रुप है, एक इसमें हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें, हेलोफॉर्म में। इनको बोलते हैं हेलोफॉर्म। जैसे एक कार्बन है, कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन है और 3 हेलोजन्स लगे हो, तो उसको बोलते हैं हेलोफॉर्म। जैसे आपने क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, क्लोरोफॉर्म का नाम सुना होगा, पहले अपने यूज होता था ऑपरेशंस के टाइम, डॉक्टर्स यूज करते थे, ये बेहोश करने के लिए यूज किया जाता था। हम इसको पेशेंट्स को बेहोश करने के लिए उनको क्लोरोफॉर्म सुंघाते थे और वो बेहोश हो जाते थे। अब नहीं यूज किया जाता क्योंकि अब कुछ साइड इफेक्ट देखे गए थे इसके। तो आपने क्लोरोफॉर्म देखा है ना, CHCl3। इसको क्लोरोफॉर्म क्यों बोला, क्योंकि इसमें क्लोरीन लगे थे, इसीलिए मैं लिखा हेलोफॉर्म। ठीक है ना, आइडोफॉर्म का मतलब क्या, कि बस क्लोरीन की जगह 3 आयोडीन लगे हो, तो इसको बोलते हैं आइडोफॉर्म। तो मैंने क्यों कहा था कि इसको जनरली आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं, क्योंकि गाइस आइडोफॉर्म का एक स्पेसिफिक कलर होता है, आइडोफॉर्म का एक स्पेसिफिक कलर होता है। आइडोफॉर्म देखो CHI3, इसका एक स्पेसिफिक कलर होता है, ये येलो कलर का होता है। तो अगर कलर से डिस्टिंग्विश कर पा रहे हैं तो आसान होता है टेस्ट करना। कलर, क्योंकि हम कलर आराम से देख लेते हैं, आई से अपने आराम से देख लेते हैं। ठीक है ना, आंखों से दिखता तो है ना हमें, तो हम आराम से देख लेते हैं कि हाँ येलो कलर आया, तो हमें पता लग जाता है कि अच्छा इसमें या तो अल्फा मिथाइल कीटोन है या तो इस टाइप का अल्कोहल है। ठीक है ना, तो कलर से हम इजिली डिफाइन कर पाते हैं। तो इसलिए आइडोफॉर्म, जब हम आयोडीन का यूज करते हैं तब हमें जो हेलोफॉर्म मिलता है, तो हमें मतलब बेसिकली क्या मिलता है, आइडोफॉर्म मिलता है, जो कि येलो कलर का होता है। और कलर से टेस्ट को, जो टेस्ट में हम कलर से बता पा रहे हो, इंडिकेशन कर पा रहे हो, वो टेस्ट हो आसान होता है, आराम से हम
बता पाते हैं कि अच्छा इसमें कौन सा कंपाउंड है कौन सा नहीं है, ठीक है ना। तो उसमें हम आराम, क्योंकि कलर से हम इजिली कोई टेस्ट कर पाते हैं, क्योंकि बस हमें क्या करना होता है, बस कलर देखना होता है कि अगर येलो कलर आया तो उससे समझ आ जाता है कि ये या तो ए कंपाउंड है या तो ए कंपाउंड है, तो कलर से देखना आसान होता है। तो इसलिए हम जनरली हेलोफॉर्म टेस्ट, आइडोफॉर्म टेस्ट इसको बोलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि आइडोफॉर्म का येलो कलर होता है। क्लियर है बात। तो बस देखो होता क्या है, जब इन दोनों कंपाउंड हमने लिए, या ये लिया या ये लिया, तो बस क्या होगा, NaOH प्लस H2 के मिक्सचर से जब हम रिएक्शन कराते हैं तो जो आपका जो मिथाइल ग्रुप है, जो आपका मिथाइल ग्रुप है वो हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, और बाकी जो आपका ग्रुप है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, देखो क्या है, बोलो किसका सोल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट है। किसका सोल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट। तो बस आपका क्या होगा, मिथाइल ग्रुप हेलोफॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और ये चीज कार्बोक्सिलिक एसिड के सोल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी, जिस सोडियम सोल्ट, ठीक है ना, तो इसमें कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी को बोलते हैं हेलोफॉर्म टेस्ट। बस ये दो टाइप के कंपाउंड ही इस मिक्सचर से रिएक्शन करके फाइनली आपके हेलोफॉर्म्स बनाते हैं, और कोई कंपाउंड नहीं बनाते। एल्डिहाइड एक बता चुका हूं, इथेनॉल, ठीक है, उसके अलावा कोई भी नहीं है, ठीक है। तो ये आपका हेलोफॉर्म टेस्ट है जो इन दो टाइप्स का कंपाउंड को डिस्ट्रीब्यूट करने से में मदद करता है, कि अगर अपने पास बहुत टाइप के कीटोन्स हो, जैसे आपके पास एसीटोन हो, जैसे आपके पास एसीटोन नहीं, एसीटोन तो हो जाएगा, एसीटोन देता है कि नहीं, बताओ जल्दी, आइडोफॉर्म टेस्ट देगा कि नहीं, एसीटोन तो देगा ना, एसीटोन तो देता ही है। चलो ये बताओ क्या ए देगा हेलोफॉर्म टेस्ट, नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसमें मिथाइल ग्रुप नहीं है। मिथाइल ग्रुप अल्फा पोजीशन पे बहुत नेसेसरी कंडीशन है, तभी जाके वो हेलोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। तो ये दो कंपाउंड देते हैं जिसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं। क्लियर है, तो हेलोफॉर्म टेस्ट भी क्लियर है। तो वैसे हम आयोडीन यूज करते हैं, लेकिन मैंने एक्स लिखा हुआ, जर्नल लिया हुआ है, लेकिन जनरली हम आयोडीन यूज करते हैं, क्योंकि मैंने आपको बता चुका हूं हेलोफॉर्म में जब आइडोफॉर्म होता है उसका येलो कलर होता है, और कलर से टेस्ट आसान हो जाता है करना, तो इसलिए हम आयोडीन का जनरली यूज करते हैं। और इस रेशो को भी दिमाग में रख लेना कि 4:3 होती है। क्लियर है बात। तो अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं गाइस, 2,4-DNP टेस्ट। 2,4-DNP टेस्ट, तो देखो बहुत सिंपल सा टेस्ट है। तो सबसे पहली बात ये समझते हैं कि कौन देते हैं टेस्ट। ये देते हैं कार्बोनाइल कंपाउंड्स। कौन देते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड्स देते हैं टेस्ट। कार्बोनिल कंपाउंड्स मतलब एल्डिहाइड और कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बोनाइल ग्रुप होता है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। आपको बता चुका हूं वैसे तो, इसको क्या बोलते हैं, कार्बोनाइल ग्रुप। तो 2,4-DNP टेस्ट कौन देते हैं, जिसमें कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट हो, जैसे कि एल्डिहाइड और कीटोन, ठीक है। तो देखो 2,4-DNP टेस्ट, तो 2,4-DNP पहले समझते हैं, क्योंकि 2,4-DNP टेस्ट मतलब इसमें रीजेंट क्या यूज होता है, 2,4-DNP। 2,4-DNP टेस्ट नाम तभी करके आया क्योंकि इसमें जो रीजेंट यूज होता है इस टेस्ट में वो क्या होता है, 2,4-DNP। 2,4-DNP की फुल फॉर्म क्या होती है, देखो 2,4-DNP आपका एक कंपाउंड है, ये आपका कंपाउंड को इसको बोलते हैं 2,4-DNP। देखो क्या है, देखो ये आपकी 1 पोजीशन है, ये आपकी 2 पोजीशन है, और ये आपकी 4 पोजीशन है। देखो ये आपका 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4, तो ये 4 पोजीशन है। तो क्या है 2,4, देखो फुल फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 2,4-डाइनाइट्रो। 2,4-डाइनाइट्रो, देखो 2,4-डाइनाइट्रो, 2 नाइट्रो, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। फिनाइल हाइड्राजीन, तो पी मतलब फिनाइल और हाइड्राजीन। तो इसका नेम फुल फॉर्म क्या है 2,4-DNP की, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्राजीन। क्लियर है बात, 2,4-डाइनाइट्रो हाइड्राजीन, जिसका मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिया है, ठीक है। अच्छा गाइस, इसको ब्रैडीज रीजन भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ब्रैडीज रीजन भी बोलते हैं। चाहे 2,4-DNP बोला हो या ब्रैडीज रीजन बोला हो, बात सेम है, ठीक है ना। तो दोनों इसकी नेम है, चाहे 2,4-DNP बोला हो, चाहे ब्रैडीज रीजन बोला हो, दोनों बात सेम है। स्ट्रक्चर बता दिया, फुल फॉर्म समझ आ गई, 2,4-डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन, क्योंकि हाइड्रोजन ग्रुप लगा हुआ है इस करके इसका 2,4-DNP नाम आया, ठीक है। तो ये आपका रीजेंट है। बस होता क्या है गाइज, कार्बोनाइल कंपाउंड क्या करता है, कार्बोनाइल ग्रुप, देखो जहां भी कार्बोनाइल ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड या कीटोन कुछ भी हो सकता है। तो मतलब 2,4-DNP टेस्ट एल्डिहाइड भी देते हैं पहली बात तो, और कीटोन भी देते हैं, पहली बात ये क्लियर है, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में ही कार्बोनाइल ग्रुप होता है।
और 2,4 डीएनपी टेस्ट कौन देते हैं? कार्बोनाइल कंपाउंड्स। तो कार्बोनाइल कंपाउंड्स एल्डिहाइड भी होते हैं, कीटोन्स भी होते हैं, तो दोनों ही 2,4 डीएनपी टेस्ट देते हैं। पहली बात तो ये क्लियर है। देखो होता क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है तो बस क्या करता है, 2,4 डीएनपी है अपना, तो हाइड्रोजन के दो जो हाइड्रोजन है, ये अपना हाइड्रोजन ग्रुप है, तो इसके जो दो हाइड्रोजन है बस ए क्या करते हैं, वाटर ऐसे रिमूव हो जाता है, ए इसका ऑक्सीजन और इसके दो हाइड्रोजन ऐसे वाटर रिमूव हो जाता है, तो फाइनली आपका प्रोडक्ट ए बन जाता है। फाइनली आपका प्रोडक्ट ए बन जाएगा। देखो ये वाटर रिमूव हो गया तो कार्बन का भी नाइट्रोजन के साथ डबल बॉन्ड आ गया, तो फाइनल प्रोडक्ट आपका ए बन गया। जो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनता है ए येलो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है। कैसा होता है? येलो ऑरेंज कलर का क्रिस्टल होता है, और इस कलर से हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई साहब कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कंपाउंड में। तो ये जो टेस्ट है ये हमें बताता है प्रेजेंस ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप के बारे में, कि किसी कंपाउंड में कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। तो बस क्या करो, थैले में 2,4 डीएनपी रीजन को या ब्रैडिस रीजन को डाल दो। अगर आपको बाद में येलो ऑरेंज क्रिस्टल मिल रहे हैं तो समझ जाना कि हाँ भाई जो आपने थैले में कंपाउंड, थैले में आपके पास जो मिक्सचर है उसमें कहीं ना कहीं कार्बोनाइल ग्रुप प्रेजेंट है। क्लियर है बात? तो ये आपका होता है 2,4 डीएनपी टेस्ट। तो चलो एक क्वेश्चन कर लो, जगह नीचे तो बची थी थोड़ी तो मैं सोचा कुछ यूज कर लेते हैं। तो देखो विच विल गिव येलो ऑरेंज क्रिस्टल, जैसे आपको पूछ सकते हैं जेईई नीट में, कोई ऐसा कोई वो बात नहीं है कि नहीं पूछ सकते। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा कि बताओ कि कौन कौन येलो ऑरेंज क्रिस्टल देंगे, येलो ऑरेंज क्रिस्टल देंगे। साथ में ये भी लग सकता था जाइए कि इन डीएनपी 2,4 डीएनपी टेस्ट, ये भी लिख सकते थे जाइए आगे, ठीक है ना। तो बताओ इन तीनों में से कौन कौन देंगे, जल्दी आंसर लगाओ यार, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। तो पॉज करो, एक बार सोच के लगा दो, ठीक है। मैं बता रहा हूं अब, एक ए देगा और एक ए देगा। ए नहीं देगा, क्यों नहीं देगा? क्योंकि ये अल्कोहल ग्रुप है, अल्कोहल्स नहीं देते 2,4 डीएनपी टेस्ट, ओनली कार्बोनाइल कंपाउंड्स देते हैं। तो ये क्या है आपका एसीटोन, तो इसमें कीटोन है तो कीटोन ग्रुप देगा, एल्डिहाइड ग्रुप देगा, तो दोनों कार्बोनाइल ग्रुप हैं, इस करके ए दोनों 2,4 डीएनपी टेस्ट देंगे लेकिन अल्कोहल नहीं देगा। क्लियर है बात? तो आई होप 2,4 डीएनपी टेस्ट भी क्लियर हो, बहुत सिंपल सा टेस्ट था। तो गाइस चलो यार नेक्स्ट टेस्ट करते हैं, 9th टेस्ट करते हैं। बहुत ही सिंपल है टेस्ट, बहुत ही प्यारा सा है, बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा हेडेक वाला नहीं है। तो देखो 9th टेस्ट क्या है आपका, ऑल एल्डिहाइड एंड ओनली एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, ठीक है ना। देखो सारे के साथ, पहली बात है टेस्ट कौन कौन देते हैं, सारे के सारे एल्डिहाइड देते हैं। अभी बताता हूं, इसके टेस्ट का कोई ऐसे नेम नहीं है, बस बताना है कि ये टेस्ट होता क्या है, इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है। जैसे इसमें 2,4 डीएनपी टेस्ट था, इसमें हेलोफॉर्म टेस्ट बोलते थे, इसको हिंसबर्ग टेस्ट बोलते थे, ऐसे इसका कोई पर्टिकुलर नेम नहीं है लेकिन एक टेस्ट है, ठीक है ना। देखो पहली बात है टेस्ट कौन कौन देते हैं, सारे के सारे एल्डिहाइड और एलिफैटिक मिथाइल कीटोन्स। एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, अभी बताता हूं एलिफैटिक मिथाइल कीटोन क्या होता है। तो ये दोनों एक टेस्ट देते हैं। बस क्या होता है, यही एल्डिहाइड हो, एल्डिहाइड कोई भी हो, और या एलिफैटिक मिथाइल कीटोन हो, जब उसकी रिएक्शन NaHSO3 से हम कराते हैं तो हमें एक व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होता है, व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड ऑब्टेन होता है। मतलब सिंपल सी बात, एक व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन्ड होता है, तब हम उस एक तो इससे एक टेस्ट मिल गया, हमें कलर के अकॉर्डिंग हमें एक टेस्ट मिल गया कि अगर व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन हो रहा है तो हमें पता लग जाएगा कि या हमें श्योरिटी हो जाएगी कि उसमें या तो एल्डिहाइड है, या तो जो कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, या तो उसमें एलिफैटिक मिथाइल कीटोन ग्रुप है, ठीक है। देखो बात करते हैं, सबसे पहले कोई भी एल्डिहाइड हो, पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी एल्डिहाइड हो तो NaHSO3 से रिएक्शन करके एक आपके पास क्या बनाएगा, व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड बनाएगा। ये क्या है आपका, व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड, इसको बोलते हैं व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड। तो आपका कोई भी एल्डिहाइड होगा तो आपको एक व्हाइट कलर का क्रिस्टल देगा। तो पहली बात, एल्डिहाइड तो सारे ही ये टेस्ट देते हैं कि NaHSO3 से रिएक्शन करके आपका एक व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन करते हैं। और कीटोन्स में सिर्फ एलिफैटिक मिथाइल कीटोन ही देते हैं। एलिफैटिक का मतलब क्या कि जो R ग्रुप है आपका ये एलिफैटिक हो,
मतलब एरोमेटिक ना हो, मतलब इधर कोई बेंजीन रिंग या कोई एरोमेटिक रिंग ना लगी हो। इधर कोई एरोमेटिक रिंग लगी हो तो चल जाएगा, इधर चाहे बेंजीन रिंग भी लगी हो तब भी चल जाएगा, क्योंकि सारे के सारे एल्डिहाइड रहते हैं। लेकिन इधर एलिफैटिक ही होना चाहिए, इधर एरोमेटिक ग्रुप ना लगा हो कोई, बेंजीन जैसे बेंजीन अपना मोस्ट फेमस एरोमेटिक कंपाउंड है, तो इधर बेंजीन ना लगा हो, ठीक है ना। तो इसका नाम आया एलिफैटिक। तो एलिफैटिक क्यों आया? क्योंकि एलिफैटिक ग्रुप लगा हो। मिथाइल इसलिए क्योंकि मिथाइल लगा हुआ है और कीटोन ग्रुप है, तो इसको बोलते हैं एलिफैटिक मिथाइल कीटोन्स। तो एलिफैटिक मिथाइल कीटोन्स भी जब इसके साथ रिएक्शन करते हैं तब आपका फाइनली एक व्हाइट क्रिस्टलाइन बाइसल्फाइड देते हैं। तो ये दो टेस्ट है जिससे आप एल्डिहाइड को या एलिफैटिक मिथाइल कीटोन को टेस्ट कर सकते हो कि आपके थैले में इन दोनों में से कोई प्रेजेंस है कि नहीं, आपको ये चेक करना है। तो इस टेस्ट से आप चेक कर सकते हो, ठीक है, कि अगर व्हाइट क्रिस्टल ऑब्टेन हो जाएगा तो ये कंफर्म हो जाएगा कि आपके थैले में या तो एल्डिहाइड है या तो एलिफैटिक मिथाइल कीटोन है, ठीक है, क्लियर बात है। अब नेक्स्ट टेस्ट की बात करते हैं, बहुत सिंपल सा टेस्ट है, टेस्ट ऑफ फिनोल। फिनोल के लिए एक बहुत ही प्यारा सा टेस्ट है, ज्यादा एडवांस में आता है। तो देखो फिनोल क्या करता है, जब फिनोल की रिएक्शन FeCl3 से कराएं, ठीक है ना, FeCl3 से कराएं तो फिनोल रिएक्शन करके एक आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड देता है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड देता है। इधर आप ऐसे भी लिख सकते हो, बैलेंस रिएक्शन 6 फिनोल यूज होते हैं, तो बस आपका एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है जिसमें आयरन ए रहा, देखो 3, देखो 6 आपके क्या लगे, 6 आपके फिनोलिक पार्ट लगे, मतलब H ना लगा हो, बस H ना हो तो ये आपका A पार्ट लग गया इधर, A पार्ट 6 इधर लग गए, 6 पार्ट इसके इधर लग गए, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन था वैसे बता रहा था, ठीक है ना। तो ये आपका फाइनली एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बन जाता है और आपका 3H पॉजिटिव, देखो इधर 3 नेगेटिव आया, तो ऐसे भी लिख सकते थे आप कि 3 नेगेटिव और 3H पॉजिटिव इसके साथ भी लिख सकते थे, आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी लिख लो, ठीक है। तो ये आपका फाइनली बनता है, जब आप फिनोल की रिएक्शन कराते हो FeCl3 से, तो फाइनली आपको एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड मिलता है जिसका कलर वॉयलेट कलर का होता है। कौन से कलर का? वॉयलेट कलर का। तो उससे हमें पता लग जाता है कि हाँ भाई फिनोल प्रेजेंट है। तो याद रखेंगे, जब कभी भी FeCl3 की फिनोल से रिएक्शन कराएंगे तो एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है जिसका वॉयलेट कलर होता है। जैसे हमने अल्कोहल ले लिया है, क्या है? इथेनॉल। तो इथेनॉल की FeCl3 से कराएंगे तो कोई वॉयलेट कलर ऑब्टेन्ड नहीं होगा। तो ये बहुत ही प्यारा मेथड है इन दोनों के बारे में बताने का, कि अगर हमें अब थैला है अपने पास, 2 थैले हैं, ठीक है, 2 थैले हैं अपने पास, और आपको एक में फिनोल है और एक में कोई अल्कोहल है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि किसमें फिनोल है किसमें अल्कोहल है, ये आपको ये नहीं पता है। तो बस आप कैसे चेक करोगे? बस उसमें FeCl3 दोनों थैले में डाल दोगे, FeCl3 दोनों थैले में डाल दोगे। जिस थैले में पर्पल कलर वॉयलेट कलर आपको दिखने लगा, उसमें पता लग जाएगा कि हाँ इस थैले में फिनोल प्रेजेंट है, और दूसरे थैले में फिर ऑटोमेटिकली ये पता लग जाएगा कि उसमें कोई अल्कोहल प्रेजेंट है। तो ऐसे आप बता सकते हो, ठीक है। तो ये भी एक बहुत प्यारा टेस्ट है, ठीक है ना। 11th टेस्ट की बात करते हैं, टेस्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप के टेस्ट के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा टेस्ट जो आपको बताता है कि आपके कंपाउंड में प्रेजेंस ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बारे में बताता है कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है। देखो कैसे, देखो क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड NaH, देखो क्या है, NaHCO3 है, ठीक है ना, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो कार्बोक्सिलिक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन जब करता है तब आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। आपको पता है ना एफरवेसेंस, है ना, एफरवेसेंस के बारे में पता है ना क्या होता है एफरवेसेंस? एफरवेसेंस यार, जैसे आप कोल्ड ड्रिंक पीते हो, कोल्ड ड्रिंक पी होगी ना कभी, तो कोल्ड ड्रिंक जब पीते हो तो आप जब पहली बार उसको खोलते हो, उसके ढक्कन को खोलते हो, तो ढक्कन को खोलते हो, शी करके बबल से बाहर आते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड के बबल से बाहर आते हैं। देखा है ना, कोल्ड ड्रिंक लेके आए आप, कोल्ड ड्रिंक को जब खोलते हो, बटन खोल रहा हूं, जब उसका ढक्कन खोलते हो तब वो हाई प्रेशर पे होता है, पहले बंद किए होती है, तो जब आप खोलते हो उसको तो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स बाहर आते हैं, तो उसी को बोलते हैं एफरवेसेंस, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं एफरवेसेंस,
ठीक है, पहली बात ये क्लियर है। मतलब ये भी कह सकते हो बबल्स, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स होते हैं, जो मतलब गैस स्केप होती है सॉल्यूशन से, उस प्रोसेस को बोलते हैं एफरवेसेंस। ठीक है ना, तो ये होता है आपका एफरवेसेंस। अरे देखा होगा ना यार, कोक, जैसे आप मान लो कोक की बोतल लेके आए, कोक की बोतल को थोड़ा हिला दो, अगर थोड़ा हिला दो तो और अच्छी तरह दिखेगा, हिला दो, उसका ढक्कन खोल दो तो दिखेगा आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड की गैस ऐसे बाहर आ रही है। ठीक है ना, तो उसके बबल्स बाहर आते हैं तो उसको बोलते हैं एफरवेसेंस। तो आपके जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से उसको बंद किया होता है, कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, तो इस करके कार्बन डाइऑक्साइड जब रिलीज होती है तो हमें बबल्स की तरह कुछ दिखते हैं, उसको ही बोलते हैं एफरवेसेंस। ठीक है ना, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जब NaHCO3 से रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, जिस करके हमें एफरवेसेंस शो होती है। तो मतलब जब आपको बबल्स शो होने लग जाए, मतलब जब किसी कोई थैले में आपके पास कंपाउंड है, बार बार आप थैली चल रहा है, तो थैले में आपके पास कोई कंपाउंड है, उसमें अगर आपने सोडियम बाइकार्बोनेट डाल दिया और उसमें अगर बबल्स जनरेट हो रहे हैं तो समझ जाना जनाब कि उस थैले में कोई ऐसा स्पीसीज है कि उसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप डेफिनेटली प्रेजेंस है, इस करके आपका एफरवेसेंस शो हुई। जैसे आपका कोई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, उसकी जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराओगे तब आपका एक कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा और इसका सोल्ट बन जाएगा, सोडियम सोल्ट, कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सोल्ट प्लस वाटर। मेन काम इसी का है कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो आपको पता लग जाएगा एफरवेसेंस होएगी, तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप क्या करते हैं, एफरवेसेंस शो करते हैं जब सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराते हैं। अगर अल्कोहल हो उसी की जगह पे, अल्कोहल हो तो अल्कोहल नो एफरवेसेंस शो। ठीक है, इसमें कोई बबल्स शो नहीं होते। देखो अब हमने क्या लिया, एरोमेटिक एसिड ले लिया, तो एरोमेटिक एसिड ले लिया तो इसकी अगर सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्शन कराएं तब हाँ इसमें भी शो हो जाएगा, क्योंकि कोई भी एसिड हो तो एफरवेसेंस शो करता है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है और साथ में उसका सोल्ट बना देगा। चलो तो बात ठीक है, ठीक है ना। अगर लेकिन हम फिनोल लें तो फिनोल एफरवेसेंस नहीं शो करेगा। तो ऐसे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल हो तो आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ए टेस्ट देंगे और अल्कोहल ए टेस्ट नहीं देंगे। तो ऐसे आप इस टेस्ट को यूज कर सकते हो कार्बोक्सिलिक ग्रुप को दूसरे ग्रुप से, जितने भी दूसरे ग्रुप्स हैं उनसे सेपरेट करने में, कि आप बता सको कि इसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही प्रेजेंट है, ना कि एल्डिहाइड, कीटोन, ऐसे कोई ईस्टर ग्रुप प्रेजेंस है। ठीक है, तो एक कार्बोक्सिलिक एसिड को, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की प्रेजेंस को टेस्ट करने के लिए एक टेस्ट है। क्लियर है बात, बहुत सिंपल सा टेस्ट था। अब नेक्स्ट बात करते हैं लास्ट टेस्ट। वैसे तो ये टेस्ट नहीं है, ठीक है ना, एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन आता है, लेकिन इसकी हाँ नॉलेज अच्छी हो तो काम अच्छा हो जाता है, एडवांस में देखा जाता है ज्यादा। देखो वैसे तो ये SN1 रिएक्शन ही है, ठीक है ना, तो तब भी देखो तो SN रिएक्शन है, ठीक है ना। तो देखो क्या है, जैसे आपका मैंने क्लोरो, देखो क्या है, क्या आपका नेमिंग बोलो इसका, क्लोरोइथेन, इसकी नेमिंग क्या है, क्लोरोइथेन। तो क्लोरोइथेन की जब एक्वस KOH से आप रिएक्शन कराओ, क्लोरोइथेन की आप एक्वस KOH से रिएक्शन कराओ, सॉरी SN1 नहीं है, क्या है आपकी SN2 है, क्योंकि 1 डिग्री है ना आपका, 1 डिग्री है क्लोरो, ठीक है ना, 1 डिग्री आपका अल्काइल हैलाइड है, तो 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड आपकी क्या शो करते हैं, SN2, ठीक है, SN2 शो करते हैं। आई होप आपको SN1 SN2 क्लियर है, ठीक है ना। तो बस क्या होगा, SN1 रिएक्शन हो, SN रिएक्शन होगी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, तो आपका OH ग्रुप इधर लग जाएगा। बस आपको पता है Cl ग्रुप हटेगा, OH ग्रुप लग जाएगा। पहले इतना काम तो आपने कर दिया और साथ में इधर KCl बन जाएगा, ठीक है, पहले आप इतना तो लिख दोगे। तो इसमें भी जैसे आपने ब्रोमीन लिया, ठीक है ना, ब्रोमाइड ले लिया, तो ब्रोमाइड की भी एक्वस KOH से करोगे तो एक इथेनॉल बन जाएगा और साथ में KBr बन जाएगा। इसके बस एक स्टेप और आगे जाना है, तब आपका पूरा टेस्ट कंप्लीट होगा। बस अब क्या होगा आगे, बस आपको आगे रिएक्शन करा देनी है HNO3 और AgNO3 के मिक्सचर के साथ। किसके साथ, HNO3 और AgNO3 के मिक्सचर के साथ। तो जब आगे हम इसकी रिएक्शन इस मिक्सचर से कराएंगे तब आपका क्या होगा, KCl आपका AgCl में कन्वर्ट हो जाएगा और आपका KBr AgBr में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कन्वर्ट हो गया तो क्या करें भैया, तो इससे आपको जो आपका AgCl होता है वो व्हाइट कलर का होता है और जो आपका KBr होता है
वो आपका येलो कलर का होता है। AgBr सॉरी, जो आपका AgBr है वो येलो कलर का होता है, तो आपको कलर से पता लग जाएगा। जैसे देखो आपको पता है कि ये दोनों पहले ऐसे रिएक्शन प्रोसीड होगी, उसके बाद आगे जाके आपको HNO3 और AgNO3 से आप रिएक्शन कराओ तो एक जगह आपको व्हाइट प्रेसिपिटेट मिल रहा है, PPT मिल रहा है, और एक जगह आपको येलो PPT मिल रहा है। लेकिन अगर हम इनकी बात करें जैसे क्लोरोबेंजीन है, या ये क्या है आपका विनाइल हैलाइड, ये क्या है आपका विनाइल हैलाइड। विनाइल कार्बन का मतलब क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन से जब हैलाइड लगा हो। तो ये दोनों चीजें मैं आपको SN1 रिएक्शन में करा चुका हूं कि क्लोरोबेंजीन मतलब फिनाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड डज नॉट गिव SN1 रिएक्शंस, डज नॉट गिव SN1 रिएक्शन। तो ये रिएक्शन होगी नहीं, एक्वस NaOH या KOH से रिएक्शन करेगा ही नहीं, तो मतलब आगे मतलब जब ये रिएक्शन ही नहीं होगी तो आगे तो PPT कोई बनाएगा ही नहीं। तो इनसे हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। जैसे हमको पूछे कि अपने पास A है और A है, ठीक है, आपके पास क्लोरोइथेन है और फिनाइल और दूसरा क्या है क्लोरोबेंजीन है, तो पूछे कि इन दोनों में से कौन व्हाइट PPT आपको बाद में देगा, तो कौन देगा, A देगा, A नहीं देगा, क्योंकि ये ऐसा पहले ही अपना पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं कर रहा है। तो A तो क्या करेगा, बस पहला स्टेप भी अपना कंप्लीट कर देगा। उसके आगे अगर हम HNO3 और AgNO3 से रिएक्शन करा दे तो आपको एक व्हाइट प्रेसिपिटेट या PPT दे देगा, लेकिन ये आपका व्हाइट PPT नहीं देगा क्योंकि ये SN1 रिएक्शन फॉलो नहीं करता, SN1 रिएक्शन शो नहीं, SN2 रिएक्शन SN रिएक्शन शो नहीं करता। तो सिंपल सी बात, ये आपका कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये रिएक्शन इधर ही नहीं प्रोसीड होगी तो आगे की तो बात ही अलग है, ठीक है ना। तो यही आपका टेस्ट है, ठीक है ना। ए एज ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन में आता है वैसे तो, ठीक है ना। तो मैंने एक उसको भी करा दिया कि आपको इस लेवल के क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो सिंपल सी बात, जब आपका AgCl हो, बस इतना याद रखना कि AgCl आपका व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, AgBr आपका येलो प्रेसिपिटेट होता है, ठीक है। तो ये दोनों आपकी SN रिएक्शन शो करते हैं, ये दोनों नहीं करते, इस करके ये दोनों प्रेसिपिटेट या कोई कलर PPT आपको देते हैं, लेकिन ये जो कंपाउंड्स हैं आपको कलर PPTs नहीं देते। तो इस टेस्ट से हम ऐसे दो डिफरेंट कंपाउंड्स को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ आपके सारे टेस्ट कवर होते हैं। तो हमने सारे के सारे टेस्ट कर लिए। अब कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का हो, टेस्ट के बेस में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो चलो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है।